स्वागत है आप सभी का पावर ट्रेड में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे साथ है मेरे सहयोगी विश्व मोहन कुमार। और अगले 1 घंटे हम बात करने वाले हैं बाजार के अहम क्यूज को लेकर और साथ ही एक्सपर्ट्स की राय लेकर आएंगे। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं एक सेटअप के साथ, जहां पर हमें ग्लोबल ट्रिगर्स के लिहाज से, कमोडिटी के लिहाज से क्या क्या ट्रिगर्स मिल रहे हैं। बीते रात विश्व मोहन हमने देखा कि यूएस के बाजारों का जो सेशन था वहां पर एआई स्टॉक्स की अगर हम बात करें, वहां कमजोरी हमने आती हुई देखी है। क्लियरली अगर मैं कुछ नाम यहाँ पर ले सकूं स्टॉक्स की, जहां पे माइक्रोसॉफ्ट, सर्विस नाउ लगभग 11.5% टूटता हुआ, ब्रॉडकॉम हमने देखा 5% टूटता हुआ, और एयरटेल में 2% ज्यादा की कमजोरी थी। तो क्लियरली एक एआई स्टॉक्स की वजह से, काउंटर्स की वजह से हमने दबाव देखा। लेकिन उसके बाद अगर आप ओवरऑल S&P 500 के 11 सेक्टर्स देखें, वहां पर अच्छी खासी तेजी होती हुई दिखाई दे रही है। तो एआई वैल्यूएशंस के कंसर्न की वजह से भी काफी ड्रैग कर रहा है यूएस के बाजारों को। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहां पे चर्निंग देखने को मिला अलग अलग सेक्टर को लेकर। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले बाजार के लिए जो 4 बड़े ट्रिगर है वो आपके सामने रख देते हैं। तो डाउ फ्यूचर्स कल तो हमने देखी, वहां पर गिरावट बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन आज डाउ फ्यूचर्स को देखें तो वहां से कमजोरी के साफ संकेत दिख रहे हैं। और नैस्डैक फ्यूचर्स में तो 180 अंकों तक की गिरावट दिख रही है। गिफ्ट निफ्टी भी कमजोर है, हल्की गिरावट हालांकि दिख रही है, ये एक राहत की बात है। और सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर निफ्टी अभी भी बना हुआ है। एफआईआईज की बिकवाली सबसे बड़ी चिंता है। लगातार 13वें दिन कल हमने देखा एफआईआईज की बिकवाली जारी रही। ब्रेंट क्रूड, एक अच्छी खबर यही है इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से कि $60 तक फिसल कर आ चुका है। ओवर सप्लाई की चिंता यहाँ पर काफी ज्यादा हावी हो गई है और ये लगातार गिरता जा रहा है। टाटा पावर को लेकर बड़ी खबर यह है कि इस फाइनेंशियल ईयर में, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, इसमें कंपनी 25,000 करोड़ के कैपेक्स का लक्ष्य रखी है, जो FY25 से देखें तो करीब करीब 2 गुना है। तो बड़े कैपेक्स लक्ष्य के साथ टाटा पावर यहां पर चल रही है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमसी के आईपीओ का आज आखिरी दिन है, अब तक 2 गुना भरा है। और एक्टिव यूजर्स के हिसाब से देखिए, क्वार्टरली नंबर के लिहाज से देखिए तो ये देश की सबसे बड़ी एएमसी है। हालांकि नंबर ऑफ यूजर्स और एएमसी के साइज के हिसाब से भले ही एसबीआई म्यूचुअल फंड ज़्यादा हो, लेकिन क्वार्टरली एवरेज यूजर्स के बेस पे देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सबसे बड़ी एएमसी कंपनी है। तो ये अहम आईपीओ है जिस पर बाजार नजर रखेगा। लेकिन इसके अलावा ग्लोबल क्यूज की, जैसा कविता बात कर रहे थे, तो अमेरिकी बाजारों से कमजोर ही संकेत मिल रहे हैं। कल भी हमने देखा गिरावट वहां पे थी, और गिरावट अपने डे हाई से अगर देखेंगे तो डाउ जोन्स में करीब करीब 225 अंकों की गिरावट दिखी। आखिर में हालांकि 41 अंकों की गिरावट आपको दिखेगी, लेकिन ऊपरी स्तर से काफी फिसला। लेकिन ज्यादातर गिरावट यहाँ पे नैस्डैक में थी। और टेक स्टॉक्स, जो दिग्गज टेक कंपनियां, ऑरेकल के नतीजों के बाद, उनके गाइडेंस के बाद से ये पूरा सेंटीमेंट खराब हुआ है। और जो एआई लिंक कंपनीज है उन पर दबाव यहाँ पे ज्यादा दिख रहे हैं। जिनकी रेवेन्यू को लेकर चिंता है, वहां पर दबाव यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है। हालांकि कुछ सेक्टर जो वैल्यू जहां पे ज्यादा दिख रहा है इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, वहां पर कुछ रिकवरी दिख रही है। लेकिन ये डेटा ड्रिवन वीक है। हम लगातार कह रहे हैं आपको कि आज वहां पर नॉन फार्म पेरोल की, यानी जॉब रिपोर्ट आने वाली है नवंबर महीने की और अक्टूबर महीने की। नवंबर में कहा जा रहा है कि 50,000 नई नौकरियां जुड़ने का अनुमान है, जो बाजार के लिए ये काफी नेगेटिव हो सकता है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर भी वहां पर बढ़कर 4.4% से बढ़कर 4.5% तक रहने की संभावना है। तो ये एक बड़ी चिंता है अमेरिकी बाजारों से। इसके अलावा गुरुवार को वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा भी आएंगे, बेरोजगारी दावे के नंबर आएंगे, फिर उसके अलावा वहां पर महंगाई के नंबर हैं। ऐसे सारे डेटा है जिस पर बाजार नजर रखेगा। और साथ ही बैंक ऑफ जापान की 18 और 19 दिसंबर को बैठक है और ब्याज दरें 3 दशक में पहली बार वहां पर बढ़ने की संभावना। ये एक अहम ट्रिगर होगा ग्लोबल मार्केट के लिहाज से। एशिया के बाजार देखें तो ज्यादातर एशियाई बाजार आज कमजोर दिख रहे हैं। निक्की देखिए करीब करीब 500 अंकों की गिरावट दिख रही है। कॉस्पी में 1% से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। ज्यादातर बाजार हैंगसेंग और शंघाई में भी नरमी के साथ ही कारोबार हो रहा है। गिफ्ट निफ्टी करीब करीब 70 अंकों की कमजोरी दिखा रहा है। हालांकि हमने देखा 2 दिनों की तेजी के बाद निफ्टी में कल एक बड़ी गिरावट शुरुआती कारोबार में दिख रही थी, लेकिन आखिर में आते आते बाजार में अच्छी रिकवरी दिखी और हल्की कमजोरी पर ही बंद हुए। ये एक अच्छी बात है कि बाजार में अभी भी अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अन्य संकेतों में क्रूड एक काफी नरमी दिखा रहा है। ये घरेलू बाजार के लिहाज से अच्छा है, क्योंकि $60.5 के नीचे भी ब्रेंट क्रूड का भाव आ चुका है। ओवर सप्लाई की चिंता है। तो एक तरफ आपका रुपया काफी ज्यादा वीक हो रहा है, ऐसे में अगर क्रूड भी कमजोर हो रहा है तो वो जो चिंताएं हैं वो आपकी लगातार कम हो रही है, तो वो ऑफसेट हो जाता है। तो ये एक अच्छी बात है। सोने चांदी
चमक तो लगातार बरकरार जरूर है, लेकिन आज नॉन फार्म पेरोल के नंबर से पहले यहां पर स्थिरता दिख रही है। $4,330 के आसपास कॉमेक्स पर गोल्ड है, चांदी $64 के करीब है। हालांकि मोमेंटम लगातार बरकरार है, लेकिन वो देखना चाह रहे हैं कि किस तरह के डेटा यूएस इकोनॉमी से आते हैं, उसके बाद आगे की स्थिति का उन्हें पता लगेगा कि फेड की पॉलिसी आगे क्या रह सकती है। उससे पहले ये स्थिरता है, लेकिन जो तूफानी तेजी है वो यहाँ पर बरकरार है। ओवरऑल क्यूज को अगर आप देखें तो भारतीय बाजार के लिए ग्लोबल क्यूज तो कमजोर ही दिख रहे हैं। इंटरनल जो खबरें होंगी, इंटरनल जो स्ट्रेंथ होगी, वही उसी दम पर बाजार चलेगा और साथ ही ट्रेड डील को लेकर कुछ पॉजिटिव उम्मीदें आए, वहां से कुछ खबरें आए, वही बाजार को अब ड्राइव कर सकती हैं। चलिए, तो बाजार के लिए क्यूज काफी हद तक हमने समझ लिए हैं, खासतौर से वो जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हमें आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हमारे घरेलू बाजार के लिए क्या अहम बातें हैं जिसके बिना पर आपको रणनीति बनानी चाहिए। वक्त हो गया है हमारे बेहद खास सेगमेंट एडिटर्स टेक का, और हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अजीत मगार भी हमारे साथ जुड़ हैं। सर मॉर्निंग, और चलिए एफआईआई से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इनकी लगातार बिकवाली का एक सेशन हम देख रहे हैं। डीआईआईज हम देख रहे हैं लगातार खरीदारी कर रहे हैं, लगभग 37 दिन हो चुके हैं। वैसे में बाजार का ओवरऑल सेटअप हम कैसे समझे, कितना तवज्जो, कितनी इंपॉर्टेंस आप देना चाहेंगे इस खरीदारी और बिकवाली को? देखिए, कुछ नया तो नहीं है कि एफआईआई बेच रहे हैं और ये डीआईएस खरीद रहे हैं। अगर हम देखें तो डेली का अगर हम आज पूरा रेशियो देखें कि कितना बेचा और कितना खरीदा है, तो डीआईएस ने लगभग 2 गुना ज़्यादा उन्हें डेली बेसिस खरीदा है हर रोज़ या हर घंटे में कंपेयर टू एफआईआई। बट उसका जो एक महत्व ये है कि रिटेल इन्वेस्टर का जो पैसा है ना डायरेक्टली मार्केट में भी आ रहा है और म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आ रहा है। तो वो एक अच्छा वो है कि रिटेल जो है इस मार्केट को सस्टेन कर रहा है, रिटेल मनी इस मार्केट को सस्टेन कर रहा है। और जब भी अपना मार्केट जो 26,000 के ऊपर जा रहा है या न्यू हाई की तरफ जा रहा है जो हमने बनाया था, वहाँ पर थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिलती है। उम्मीद ये है कि ये ट्रेंड थोड़ा सा रिवर्स होगा, क्योंकि अगर पैसा यूएस मार्केट से प्रॉफिट बुक होके निकलेगा तो दूसरे मार्केट में जाएगा जहाँ पर ग्रोथ भी है और आगे जाके रिटर्न भी आ सकते हैं। इंडिया ओवरऑल अगर देखें तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है 2025 में, और एक कारण वो रहा है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेके भी काफ़ी अटकेले हैं, और दूसरी जो है एआई का जो एआई लेड ट्रेड है वो भी इंडिया में नहीं आया है। तो इंडिया एक एंटी एआई ट्रेड की जैसे है। बट अगर आप देखें तो आईटी स्टॉक्स परफॉर्म किए हैं लास्ट कुछ हफ्तों में। हमने देखा कि एफआईआई ने बिकवाली की है आईटी स्टॉक्स में और डीआईएस ने खरीदारी की है आईटी स्टॉक्स में। तो आईटी स्टॉक्स की परफॉर्मेंस है वो उम्मीद है कि अच्छी रहेगी। Q3 में जो ट्रेंड आ रहे हैं उस ट्रेंड के बेसिस में ऐसा लगता है कि Q3 के नंबर्स भी डिसेंट नंबर्स होने वाले हैं आईटी कंपनीज के लिए। नॉर्मली Q3 एक तरह से म्यूटेड क्वार्टर रहता है, क्योंकि इसमें फोरक्लोजर्स होते हैं, लोग कम डेज होते हैं ट्रेडिंग बिजनेस के लिए। पर जो हमको मिल रहा है कि उम्मीद जो आ रही है वो उतना ख़राब नहीं है और स्टेबल एनवायरनमेंट है। फेड कट की वजह से डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स आ रहे हैं, ऑर्डर फ्लोज आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं वो आईटी कंपनीज के लिए इम्पॉर्टेंट है। और उसके साथ एक टेलविंड भी है, जो करेंसी टेलविंड जिसको कहते हैं कि रुपी डॉलर अप्रिसिएशन और रुपी डिप्रिसिएशन जो हो रहा है उसकी वजह से भी एक तरह से एक टेलविंड भी आ रहा है आईटी कंपनीज के लिए। तो Q3 एक अच्छा क्वार्टर होने वाला है आईटी कंपनीज के लिए, तो वो उस पर एक नज़र रखने की ज़रूरत है। इस मार्केट एक रेंज में रहेगा। अगर ऑप्शंस को देखेंगे तो थोड़ा सा ब्रॉड हो गया है ऑप्शंस का पूरा, वो 25,500 में काफ़ी बिल्डअप है। पुट्स का मतलब एक सपोर्ट आ रहा है, और 26,000 में कॉल और पुट के बीच में काफ़ी जद्दोजहद है कि काफ़ी बिल्डअप है यहाँ पर। बट रेजिस्टेंस अभी भी 26,500 का है, तो एक बैंड सा बना हुआ है। आज के अगर हम एक्सपायरी के बाद देखें तो हमको पता चलेगा कि वो बैंड कैसा रहेगा। बट मार्केट रेंज बाउंड रहना चाहिए, तो ऐसा नेगेटिव बाइस रहेगा ग्लोबल क्यूज़ की वजह से। और
कोई मोमेंटम ट्रिगर नहीं है इस मार्केट के लिए, तो एक साइड वाइज कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा, जिसको हम कई महीनों से देख रहे हैं। टाइम करेक्शन जिसको कहते हैं, कि हमारा मार्केट का वैल्यूएशन जो है अभी भी ऊपर 21-22 टाइम्स है फॉरवर्ड अर्निंग्स का। और क्योंकि पैसा सपोर्ट डोमेस्टिक मार्केट से मिल रहा है, डोमेस्टिक फंड से मिल रहा है, तो नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, पर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए वो उसी रेंज में रह रहा है, तो उसको कहते हैं टाइम करेक्शन। तो वो करेक्शन जारी रहेगा। ओके, बिल्कुल सही कहा आपने। आप देखते हैं वीकली एक्सपायरी किस तरह की होती है आज निफ्टी की, उसके बाद और आगे के डेटा, आगे के हफ्ते के डेटा के हिसाब से पता लगेगा कि एफएनओ के लिए किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो एफएनओ में ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए सजीद सर क्या लग रहा है, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? हालांकि निफ्टी के कई सारे आपने अहम लेवल्स बताए भी, लेकिन एक कुछ की लेवल्स बता दीजिए जो उन्हें नजर रखनी चाहिए, क्योंकि आज निफ्टी की तो वीकली एक्सपायरी भी है। देखिए, ये दिसंबर एक्सपायरी लगभग 35 दिनों का है, क्योंकि दिसंबर 30 को है मेरे ख्याल से एक्सपायरी निफ्टी का। तो 35 दिन का एक्सपायरी रहेगा, ये लंबा एक्सपायरी पीरियड है। इसमें हमने देखा कि निफ्टी 50 में लगभग 42,000 करोड़ के आसपास का ओपन इंटरेस्ट पोजीशन है। निफ्टी बैंक में 10,000 करोड़ के ऊपर है। बाकी 3 स्टॉक जैसे SGFC, रिलायंस एंड ICICI, उसमें भी काफ़ी ओपन इंटरेस्ट पोजीशन है, जबकि SGFC में लगभग 19,500 करोड़ के ओपन इंटरेस्ट पोजीशन है। हमने कल देखा कि निफ्टी 50 में शॉर्ट्स थोड़े से क्या नाम है, शॉर्ट्स कवर हुए थे निफ्टी फ्यूचर्स में थोड़े से। और निफ्टी बैंक्स में जो है हमने देखा कि लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुए थे, जिसके तहत थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट गिरा था निफ्टी का। FI की पोजीशंस देखें तो हमने देखा कि नेट एडिशन जो थे लॉन्ग्स थे निफ्टी फ्यूचर्स में FIs के, और ओवरऑल पोजीशन ऑफ FI जो इंडेक्स में हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स में, वो भी लॉन्ग्स बड़े हैं, लगभग 10.6% हो गए हैं 10% से लेके। तो थोड़ा सा लॉन्ग्स बड़े हैं, क्योंकि आपका शॉर्ट कवरिंग हुई और थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुई हैं इंडेक्स में, निफ्टी और निफ्टी बैंक में। बट ओवरऑल अब मार्केट को देखें तो अभी भी हम एक ऐसे पोजीशन में हैं जबकि जहां पर 90% जो है शॉर्ट्स है मार्केट में, और 10% के आसपास लॉन्ग्स हैं। तो वो एक कॉशियस आउटलुक है मार्केट के लिए, क्योंकि कन्विक्शन नहीं है कि यहाँ से आगे जाएगी, कि कितनी आगे जाएगी मार्केट यहाँ से, बट ये कन्विक्शन है कि मार्केट साइडवाइज रहेगी। मार्केट साइड वाइज रहने के संकेत। लेकिन ICICI प्रू AMC का IPO आज आखिरी दिन है सर, रिटेल निवेशकों को क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या सलाह आप देना चाहेंगे? देखिए, ICICI का जो ICICI बैंक की सब्सिडी ICICI प्रूडेंशियल AMC, और देश की सबसे बड़ी AMC है ये। कल मैनेजमेंट भी थे हमारे चैनल पे, और उन्होंने भी यही कहा कि कैसे कंपनी टॉप टियर में आती हैं ऑपरेटिंग मार्जिन्स को लेके और परफॉर्मेंस को लेके, और इनके काफ़ी सारे फंड्स हैं जो बहुत बड़े बड़े फंड्स हैं। अब अगर आप देखें तो लगभग 2.1 टाइम्स हुआ है सब्सक्राइब दूसरे दिन के अंत। आपका HNI ऑलरेडी 3 टाइम के ऊपर है, और जो QIB है दो टाइम के ऊपर चला गया है, नीयरली 3 टाइम्स हो गया है, और रिटेल जो है 0.3 टाइम्स है। एक कारण ये है कि रिटेल थोड़ा सा स्लो है, इसलिए क्योंकि जो प्राइस बैंड है या प्राइस है वो थोड़ा सा 4 डिजिट नंबर पे है। 2165 का जो अपर एंड का प्राइस बैंड है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बिड्स आ रहे हैं, वो ये है जो एक रिटेल को एक लॉट में सिर्फ 6 शेयर्स देता है। तो वो भी एक साइकोलॉजिकल फिगर है। बट जिस तरह से अभी जा रहा है, उम्मीद है कि जो भी रिटेल इसमें पार्टिसिपेट करेगा उसको ज़्यादा ऑलमोस्ट पूरे अलॉटमेंट मिलेगा। अगर एक टाइम से ज़्यादा आता है तो फिर प्रोपोर्शनेट आ जाता है, नहीं तो उससे कम है तो पूरा अलॉटमेंट आता है। कंपनी मार्की कंपनी है। ICICI बैंक एक पेडिग्री वाली पेरेंट है, जिसमें जो हमेशा परफॉर्म की है, परफॉर्मेंस उसका अच्छा रहा है, और ICICI प्रू भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, क्योंकि अगर आप उनके टॉप लाइन भी देखोगे तो 20 से 25% तो ऐसी टॉप लाइन हर साल बढ़ रहा है इनका। तो वो एक है, और उन्होंने जो कहा है कि वो डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% से ऊपर रहेगा। पिछले कुछ 4-5 सालों में उन्होंने 75% के ऊपर का डिविडेंड पे आउट रेशियो रखा है। तो वो भी एक चीज़ है जो रिटेल इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए। मार्की कंपनी है। अगर हम इसको कंपेयर करें HDFC AMC से, तो वैल्यूएशन वाइज अराउंड 10%
कम वैल्यूशन में आया है और पी के वैल्यूशन पे, तो वो भी एक चीज़ है कि आपके पास क्या रिटेल इन्वेस्टर के पास इनफ है कि वो पैसे डाले और वो कुछ कमाए लिस्टिंग पे, थोड़ा बहुत कमाने को मिलेगा उसके अंदर। कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है काफ़ी फैक्टर्स पे, बट अब ये देखिएगा कि ये कंपनी में काफ़ी इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है। जब और क्योंकि 10% ही मार्केट में है आ रहा है आईपीओ के थ्रू, उसमें से काफ़ी जो क्यूआईबी का पोर्शन है वो म्यूचुअल फंड्स और एफआईएस ने लेकर रखा हुआ है एंकर बुक के साथ। तो लार्ज पोर्शन जो उसका है वो ऑलरेडी लॉक इन में है। तो एक तरह से आप देखेंगे कि इसमें एक थोड़ा सा लिक्विडिटी स्क्वीज़ आने की उम्मीद है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स और ऐसे कंपनीज को चाहेंगे अपने पोर्टफोलियो में आने के लिए। कैपिटल मार्केट्स एज अ थीम काफ़ी काम किया है इस साल। सारे कैपिटल मार्केट के लेड कंपनीज जो हैं उनमें काफ़ी हमने वो देखा है, इंटरेस्ट देखे हैं। तो ये भी एक वो है, पोर्टफोलियो में लोग अपने इसको रखना चाहेंगे, तो इसकी वजह से लिक्विडिटी स्क्वीज़ आएगी। और लिक्विडिटी स्क्वीज़ जब आती है तो मतलब शेयर्स मार्केट में नहीं मिल रहे हैं, तो उम्मीद है कि ये शेयर ऊपर जाएगा। बट कोई भी रिटेल इन्वेस्टर हो जो आईपीओ में पैसा डाल रहा हो, उसको अपना आरएचपी पढ़ना चाहिए, रिस्क देखने चाहिए और कंपैरिजन करना चाहिए कि इसके साथ कौन से एएमसीज हैं और क्या किस वैल्यूशन में है। और क्योंकि ये इंडस्ट्री लीडर है तो इसको कितना वैल्यूशन मिलना चाहिए और इसको कंपेयर टू अदर बाकी एएमसीज हैं उसके तहत उनको कंपेयर करना चाहिए। तो देखने में ये आईपीओ अच्छा दिख रहा है। कैसे सब्सक्राइब होगा आखिरी दिन में वो देखने लायक होगा। अभी तक पहले 2 दिन का थोड़ा सा स्लो देखने को मिल रहा है, बट एचएनआई पोर्शन तो ऑलरेडी 3 टाइम से ज़्यादा हो चुका है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप निवेशकों को देखना पड़ेगा। और एक एज अ पोर्टफोलियो कंपनी अगर आप ये भी देखिए कि एक लॉट में मिलता है 6 शेयर्स, वो कम है, बट वो भी एक चीज़ है जो अपने आप पोर्टफोलियो में वहाँ रख सकते हैं। शुक्रिया सजीद सर, ये पूरी डिटेल्स के साथ समझाने के, एनालाइज करने के लिए। और आज आखिरी दिन भी है, अब इन्वेस्टर्स के लिए आज का दिन आखिरी मौका है आईसीसी प्रूडेंशियल एएमसी के आईपीओ को सब्सक्राइब करने का। शुक्रिया आपका। चलिए बाजार के क्यूज को देखें तो आज निगेटिव क्यूज ही है। गिफ्ट निफ्टी कमजोर दिख रहा है, करीब 70 अंकों की कमजोरी वहां दिख रही है। ग्लोबल सेंटीमेंट सबड्यूड है। वॉल स्ट्रीट के बाद अब एशिया के बाजार कमजोर है। निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है और ऑप्शंस लग रहा है कि ब्रॉड रेंज में है। 25,910 से 26,130 का एक रेंज निफ्टी में आज के लिए लग रहा है। चलिए अब अपने सहयोगी मिताली जैन को जोड़ते हैं और उनसे समझ लेते हैं कि वो कौन कौन से स्टॉक्स की लिस्ट है जिनसे जुड़ी हुई खबरें हैं। मिताली बताइए, स्टॉक्स न्यूज़ की कौन सी लिस्ट है आज? जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले डिलीवरी को रखिएगा आज अपने रडार पे। कंपनी ने अपनी ऑन डिमांड इंट्रासिटी शिपिंग सर्विस लॉन्च कर दी है स्मॉल बिजनेसेस, D2C ब्रांड्स और इंडिविजुअल्स के लिए। और ये सर्विस अभी फ़िलहाल के लिए मुंबई और हैदराबाद में डिलीवरी डायरेक्ट ऐप के ज़रिए अवेलेबल होगी। साथ ही GMR ऐप की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर है। कंपनी ने जो नवंबर के अपने बिजनेस के अपडेट्स है वो जारी करे हैं और यहाँ पे जो टोटल पैसेंजर ट्रैफिक है वहाँ पे देखा जा रहा है करीबन 7.4% की सालाना ग्रोथ रजिस्टर होती हुई नजर आई है। साथ ही जो एयरक्राफ्ट मूवमेंट है वहाँ पे भी करीबन 8% की ग्रोथ रजिस्टर होती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल ट्रैफिक का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है और आगे जाके भी एक्सपेक्टेशन जताई जा रही है कि यहाँ पे और ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने के चांसेस है। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस को भी रखेगा जो अपने रडार पे। कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर है, कंपनी ने एक नया रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट एक्वायर कर लिया है और इस प्रोजेक्ट का जो एक्सपेक्टेड टॉप लाइन है वो बताया जा रहा है करीबन 550 करोड़ रुपए का पोटेंशियल रखता है। HCL टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो कंपनी को आज अपने फोकस में रखिएगा। कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर है, ऑरोबे टेक्नोलॉजीज़ हॉर्स पावर ट्रेन के साथ कंपनी ने अपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनरशिप एक्सपैंड कर दी है और इस करार के थ्रू एक्चुअली ग्लोबल SAP और सीमेंस टीम सेंटर PLM सिस्टम्स को मैनेज और ऑप्टिमाइज किया जाएगा HCL टेक का जो AI फोर्स प्लेटफॉर्म है उसके ज़रिए। इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरेना की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर आ रही है।
कंपनी ने 35 कैनेडियन क्रेडिट यूनियंस के साथ अग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसके तहत नॉर्थ अमेरिका फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में इनकी जो प्रेजेंस है वो अब काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती नज़र आ रही है। और टोटल 4 स्ट्रैटेजिक डील साइन हुए हैं, जिसमें किंडर्ड सीयू और लीड डेटा जैसे क्लाइंट्स भी शामिल है। तो इसके बाद BL कश्यप एंड सन्स के लिए भी है पॉजिटिव खबर, कंपनी को रखिएगा जब अपने रडार पर। कंपनी को करीबन 616 करोड़ रुपए का एक डोमेस्टिक वर्क ऑर्डर मिला है, लेकिन यहाँ पे गौर देने वाली बात यह है कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो करीबन 1186 करोड़ का ही है, और जिसके कारण ये ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट माना जा रहा है। न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो यहाँ पे भी रखिएगा जब कंपनी को फोकस में। कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर है क्योंकि इनको एक लीडिंग इंडियन बैंक से करीबन 16.5 करोड़ रुपए का एक डोमेस्टिक परचेज ऑर्डर मिला है। आयन एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर है क्योंकि इन्होंने रेजन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और आयनॉक्स सोलर लिमिटेड से 205 करोड़ रुपए की वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट हासिल किए हैं। किम्स हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पे भी है एक पॉजिटिव खबर, रखिएगा अपने फोकस पे, क्योंकि इनकी सब्सिडरी किम्स हॉस्पिटल बेंगलुरु प्राइवेट लिमिटेड ने अपना नया 350 बेडेड MTC हॉस्पिटल ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया है, और हॉस्पिटल जो है ये बेंगलुरु में लोकेटेड है। जाइडस लाइफ साइंसेज की बात करें तो यहाँ पे भी है कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर। सेंटिनल थेरेपेटिक्स, यहाँ पे जो कंपनी को FDA से इसके लिए अप्रूवल मिल गया है। जब कंपनी ने रीसबमिशन किया तो उसकी एक्सेप्टेंस यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है, और जो न्यू PDUFA डेट है वो 14 जनवरी 2026 सेट करी गई है। और ये जो ड्रग है ये मेनकेस डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए उपयोग में आती है। ये डिजीज़ एक रेयर पेडिएट्रिक जेनेटिक डिसऑर्डर है। लास्ट में बात कर लेते हैं लेमन ट्री होटल्स, यहाँ पे भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव खबर है, तो रखिएगा इसे फोकस पर। दरअसल इन्होंने नेपाल के बंदीपुर में एक नया 80 रूम का जो प्रॉपर्टी है उसका जो लाइसेंस अग्रीमेंट है वो साइन कर लिया है, और उस होटल की जो कंपनी की सब्सिडरी है वो यहाँ पे चलाने वाली है। उसका नाम रखा गया है लेमन ट्री होटल बंदीपुर। तो ये थे कुछ तमाम स्टॉक्स जो रखने चाहिए आज आपको अपने फोकस पर। ताली, खबरों वाले शेयर बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वो तमाम काउंटर्स जहां पर हम एक्शन की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन चलिए गेस्ट्स का पैनल, एक्सपर्ट्स का पैनल जोड़ने का भी शुरू हो गया है समय। प्रदीप हल्दर हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फाउंडर CEO हैं PHD कैपिटल के। प्रदीप, हाय मॉर्निंग, स्वागत है आपका पावर ट्रेड में। और चलिए, तो पावर ट्रेड की शुरुआत आपके पावर पैक्ट एनालिसिस के साथ ही करना चाहते हैं। अब बाजार जिस स्तर पर घूम रहा है, ट्रिगर्स तो हम जानते ही हैं। फंडामेंटली घरेलू बाजार भी अब की बार हम देखें हफ्ता काफ़ी अहम है। WPI के नंबर्स आएंगे, ट्रेड बैलेंस के नंबर्स आएंगे और PMI नंबर्स भी आएंगे। बट हैविंग सेड दैट, मैं चाहती हूं कि आप टेक्निकली बाजार के सेंटिमेंट्स को समझाइए कि किस ओर बाजार का झुकाव ज़्यादा है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। हाय, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, जितने भी स्टॉक्स या मार्केट को लेके मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स में मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है। एंड ऐसे ही कॉल्स हम क्लाइंटों को भी एडवाइस करते, हो सकता है कि कुछ क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं है। एंड बिफोर टेकिंग एनी पोजिशन, सो काइंडली एक बार रिक्वेस्ट रहेगा सबसे, अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे भी सलाह लीजिए। देखिए, जिस तरीके का मार्केट हमने देखा है, लगातार FII से सेलिंग ही हो रहा है एंड बाई नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर FII से बाई नहीं आएगा ना, मार्केट सस्टेन नहीं करेंगे। अगर हम अभी निफ्टी को देखेंगे, 26,027 के आसपास का लास्ट क्लोजिंग हुआ था। एंड मुझे लगता है कि 26,100 एंड 26,150 में मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस है। अगर हम देखेंगे 25,000 के आसपास भी तभी भी ऐसा ही हुआ था। तो आज के 1-2 दिन के हिसाब से लगता है कि एक बार 25,800 पे एक सपोर्ट है, और 26,150 को क्रॉस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि एक बार आपको मार्केट 26,000 के नीचे भी आज दिखे निफ्टी, तो 25,985, 25,900 के आसपास कभी भी मिलता है तो बाय ऑन डीप करने का सलाह रहेगा। लेकिन मार्केट में मुझे लगता है कि जो मोमेंटम है, मोमेंटम पॉसिबल होगा अबव 26,150। इसके ऊपर अगर एक दिन क्लोजिंग मिलता है तभी जाके मोमेंटम हो सकता है, अदरवाइज थोड़ा बहुत यहाँ पे वोलेटाइल रह सकता है। और निफ्टी बैंक का अगर हम देखेंगे, अभी 59,461 के आसपास है। अगर सपोर्ट के अगर हम बात करते हैं तो 58,750, 58,650 के आसपास मुझे लगता है कि एक सपोर्ट है। और ओपनिंग मुझे लगता है कि इसके लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा नीचे दिखा रहा है, तो सेंटीमेंट हो सकता है कि थोड़ा वीकनेस के साथ स्टार्ट हो जाए, तो इमीडिएटली बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। थोड़ा अगर नीचे आता है कभी भी एट इज 59,100, 59,000
100 के आसपास बाय ऑन डिप का रणनीति रहेगा। मोटा मोटा मार्केट वोलाटाइल रहने वाला है और थोड़ा बैंक निफ्टी स्ट्रांग है कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी को 26,000 को होल्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा जी। निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर ये राय है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ निफ्टी बैंक में भी काम यहाँ पर कर सकते हैं, ऐसा प्रदीप जी को लगता है। लेकिन प्रदीप जी, आज के लिए बाजार में आपने क्या आइडेंटिफाई किया है, आज क्या चल सकता है, आपकी तरफ से टॉप ट्रेड्स क्या हैं आज के? देखिए, एक काउंटर है BEML। BEML मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम में बहुत ही ओवरसोल्ड हो गया था एंड BEML का अगर हम वीकली चार्ट देखेंगे और इस बीच मार्केट का ट्रेंड रहा है, जितने भी स्टॉक्स बहुत नीचे आ चुका है वहां पे कहीं ना कहीं बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। BEML फंडामेंटली भी बहुत बढ़िया कंपनी है। मुझे लगता है कि BEML का बाइंग रेंज होना चाहिए 1720 से लेके 1730 के आसपास एंड इसका टारगेट होगा मोटा मोटा आपका 1780 एंड सेकंड टारगेट होगा 1850। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह रहेगा 1680 में। एंड चार्ट में डेली कैंडल में एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन हुआ है। मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन होने के बाद एक मोरोबो जो हुआ है, सो कहीं ना कहीं यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव, एक पुल बैक आने का पॉसिबिलिटीज है। मुझे लगता है कि 1850 तक मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। सो मुझे लगता है कि आपको बाय करना चाहिए, लेकिन करेंट जोन से नहीं, थोड़ा आपको नीचे मिलेंगे। सेकंड रहेगा IMFA, इंडियन मेटल एंड फिरो लिमिटेड कंपनी को शॉर्ट फॉर्म है IMFA। सो अभी 1449 के आसपास का प्राइस है। कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन यहाँ पे है, डेली, वीकली एंड मंथली तीनों टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट है और मुझे लगता है कि जिस तरीके का मोमेंटम यहाँ पे दिखा रहा है, ये मोमेंटम नेक्स्ट वीक भी और इस सप्ताह भी कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ पे 1485 का, सेकंड टारगेट रहेगा यहाँ पे 1560 का। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 1390 का मेंटेन करना चाहिए। दोनों कॉल ही पोजिशनल है, आप डिलीवरी में बाय करने का सलाह रहेगा। और एक अपडेट देना चाहूंगा, लास्ट दिन मैंने एक डिक्सन का कॉल दिया था, उसका सेकंड टारगेट था 13,800 के अप्रॉक्स, वो आ चुका था। सेकंड VEDL वेदांता का मैंने एक कॉल दिया था, उसका भी टारगेट आया है। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, दोनों कॉल में प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा जी। आपकी तरफ से आ गई है इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज, जो 1485 से 1560 का टारगेट दे रहे हैं, 1390 का स्टॉप लॉस, और BEML ये भी आपकी तरफ से टॉपिक है। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं जिनसे जुड़ी हुई खबरें अभी मिताली बताकर गई हैं। डिलीवरी के साथ शुरुआत करते हैं। कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर प्रदीप जी ये है डिलीवरी का कि स्मॉल बिजनेस के लिए शिपिंग सर्विस लॉन्च कंपनी ने की है। मुंबई और हैदराबाद में शिपिंग सर्विस लॉन्च की गई है। ऑन डिमांड इंट्रासिटी शिपिंग सर्विस लॉन्च की गई है। क्या लग रहा है, क्या रिएक्शन होगा सर डिलीवरी को लेकर? आपकी राय, टेक्निकली कैसा दिख रहा है ये काउंटर? अब देखिए, शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक बेस के आसपास आ चुका है, तो एक सेंटिमेंट पॉजिटिव साइड का तो रहने वाला है। मुझे लगता है कि जब तक स्टॉक 400 को मेंटेन कर रहा है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ पे मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए, क्योंकि एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 390 के अराउंड। तो 390 अगर ब्रेकडाउन कभी भी नहीं होता है, इनफैक्ट 400 पे एक सपोर्ट है, इसके नीचे 319 पे एक सपोर्ट है। सो कहीं ना कहीं एक बेस के आसपास आ चुका है, मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए। एंड अगर किसी के पास पोर्टफोलियो में है, आप बने भी रहिए, आपको बहुत जल्दी 450 480 प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। में बने रहिए। 390 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 450 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रदीप, और अगला काउंटर GMR एयरपोर्ट्स पर आपकी सलाह चाहेंगे। टेक्निकली चार्ट से बताइएगा। अब यहाँ पर कुछ नंबर्स जो कि नवंबर में पैसेंजर ट्रैफिक देखा जाए तो इसमें 7.4% की बढ़ोतरी हुई है, लगभग 11 लाख के आसपास का नंबर रिपोर्ट हुआ है। एयरक्राफ्ट मूवमेंट यहाँ पर बढ़ा है और 65,922 का एक नंबर 7.9% के इजाफे के साथ दर्ज हुआ है। साथ ही ट्रैफिक में पॉजिटिव ग्रोथ आने वाले दिनों में भी बताई जा रही है। ओवरऑल काउंटर बीते सेशन आधे % की मजबूती के साथ बंद हुआ है 4.88 के आसपास। लेकिन टेक्निकली चार्ट्स पे क्या लॉन्ग रहने की सलाह आपकी होगी, या अगर ट्रेडिंग कॉल 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से फिलहाल के लेवल्स पर कुछ इनिशिएट करना सही बनता है? देखिए, मुझे लगता है कि डेफिनेटली हमें बाय भी करना चाहिए और वेट भी करना चाहिए अगर किसी के पास है तो, क्योंकि मल्टी ईयर से एक ब्रेकआउट है। अगर हम 2008-9 के आसपास का प्राइस देखेंगे, उसके ऊपर एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। उसके बाद रिसेंटली हमने देखा था कि 110 111 तक भागा था। अगेन थोड़ा बहुत इंडिगो का जो न्यूज आया उसके बाद से लगातार नीचे आ रहा था। रिसेंटली एक 96 के आसपास सपोर्ट लिया है। मुझे लगता है कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली 96 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगेन आपको स्टॉक 120 125 तक आते हुए दिखाई देंगे। एंड अगर कभी भी 130 को ब्रेक करता है तो ऑल टाइम हाई एंड मल्टी ईयर ब्रेकआउट यहाँ पे स्ट्रांगली आ जाएंगे, तो उसमें और भी स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो बिल्कुल बाय एंड होल्ड करने का सलाह रहेगा।
ओके, तो बाई ऑन डिप्स के साथ और बाई ऑन होल्ड भी कर सकते हैं और गिरावट पर यहाँ पे खरीदारी भी कर सकते हैं। जिमार एयरपोर्ट को लेकर एक खबर है, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस को लेकर। यहाँ पर बेंगलुरु में नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का कंपनी ने एक्विजिशन किया है। नए प्रोजेक्ट से 550 करोड़ के रेवेन्यू की उम्मीद लगाई जा रही है। क्या राय है सर अरविंद स्मार्ट स्पेसेस में? क्या यहाँ पर कुछ बड़े मूव की उम्मीद करनी चाहिए क्या आज? देखिए, चार्ट जिस तरीके का दिखा रहा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं सपोर्ट से तो पुल बैक आया था रिसेंटली, बट अभी भी मुझे लगता है कि अगर हम हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे, मंथली चार्ट में अभी भी वीकनेस है। तो यहाँ पे आज थोड़ा पुल बैक आ सकता है, लेकिन बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि थोड़ा और प्राइस आपको नीचे मिल सकता है। 542 550 एक सपोर्ट जोन है। एंड कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे आफ्टर द 2020 कोविड के बाद मंथली चार्ट पे कभी भी अपना मंथली जो मूविंग एवरेज प्राइस है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। तो अभी का जो मूविंग एवरेज प्राइस का सपोर्ट है ऑलमोस्ट 527 530 के आसपास है। तो बाय करने का सलाह रहेगा 550 560 के आसपास, अभी नहीं, थोड़ा वेट करने का सलाह रहेगा। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस को लेकर ये राय आ गई है। एचसीएल टेक को लेकर भी एक राय लेते हैं। मेजर हेवी वेट है आईटी कंपनी ऑरोवे टेक्नोलॉजीज से पार्टनरशिप का विस्तार, ग्लोबल एसएपी और सीमेंस से भी सिस्टम को मैनेज करेगी कंपनी। क्या लग रहा है सर, खबर के दम पर कुछ यहाँ पर एक्शन की उम्मीद है? ओवरऑल आईटी में एचसीएल टेक के अलावा कोई और पसंद हो तो वो भी बता दीजिएगा। देखिए, आईटी में ना ओवरऑल मेरा व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि देखेंगे निफ्टी आईटी इंडेक्स अगर हम देखेंगे 45-46,000 के आसपास टॉप बना के नीचे आ गया था। ऑलमोस्ट 31,500 32,000 के आसपास एक अच्छा खासा बेस बनाया निफ्टी आईटी ने। उसके बाद अलग अलग न्यूज़ेस आए, निफ्टी आईटी चला नहीं, लेकिन लास्ट अगर हम 1-1.5 महीने से देखेंगे ओवरऑल एक आईटी पैक में मोमेंटम है। तो अभी का जो 38,300 के आसपास का निफ्टी आईटी चल रहा है, मुझे लगता है कि टॉप जितने भी आईटी कंपनीज है यहाँ पे हमें होल्ड करना चाहिए। फिर से अगेन हमें 45-46 के आसपास का निफ्टी आईटी इंडेक्स मिलेंगे। और एचसीएल टेक्नोलॉजी स्पेशली मैंने लास्ट कॉल भी दिया था, फर्स्ट टारगेट आया था, उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे मिला और अभी भी मुझे लगता है कि ये ओवर वैल्यूएशंस में नहीं है। कहीं ना कहीं 1683 1680 एक पोटेंशियल बाइंग जोन है। अगेन मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो बिल्कुल एचसीएल टेक्नोलॉजीज को मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह रहेगा। 1610 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, आपको 1750 1800 के ऊपर प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। 1710 का स्टॉप लॉस, 1750 और 1800 ये टारगेट भी आपको एचसीएल टेक में आते हुए दिखेंगे, ऐसा प्रदीप जी को लगता है। चलिए अब चलते हैं अपने सहयोगी तृप्ति उपाध्याय के पास और समझ लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या कह रही है, कौन कौन से स्टॉक्स पर वो बुलिश या बेरिश है। बताइए तृप्ति, क्या लिस्ट है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विश्व मोहन। यहाँ पर देखिए सिटी ने बैंकिंग स्टॉक्स पर अपनी राय रखी है। सबसे पहले एक्सिस बैंक की बात करते हैं। यहाँ पर न्यूट्रल की रेटिंग दी है और लक्ष्य 1285 का दिया है। कॉर्पोरेट बैंकिंग सेगमेंट में ट्रैक्शन यहाँ पर कंपनी के लिए मजबूत नज़र आ रहा है। रिटेल सेगमेंट में डिमांड में सुधार की उम्मीद ये जता रहा है और काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। ग्रोथ मोमेंटम पर आगे के लिए नज़र बनी हुई है। साथ ही क्वार्टर 4 में और आगे के क्वार्टर 1 में निम्स निचले स्तर पर पहुँच सकता है, जिसके चलते इन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग रखी और लक्ष्य को भी बरकरार रखा है। सिटी ने एचडीएफसी बैंक पर अपनी राय दी है। यहाँ पर खरीदारी की राय है, लक्ष्य 590 का दिया है। मीडियम टर्म में डिपॉजिट ग्रोथ से क्रेडिट ग्रोथ यहाँ पर तेज होने की उम्मीद है। साथ ही FY26 में ग्रोथ इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक रहेगी, लेकिन FY26 में 27 में ये बेहतर प्रदर्शन करेगी इंडस्ट्री के अनुमान से। साथ ही नए कस्टमर्स जुड़ने से यहाँ पर ग्रोथ डिपॉजिट्स में तेजी की उम्मीद है। सिटी ने यहाँ पर ICICI बैंक पर भी अपनी राय रखी। यहाँ पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य 1700 का दिया है। PSU लोन प्री पेमेंट और रीपेमेंट से क्वार्टरली यहाँ पर कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ जो क्वार्टर 2 में रही है वो मॉडरेट दिखी है। साथ ही मॉर्गेज, अनसिक्योर्ड लोन और बिजनेस बैंकिंग यहाँ पर मजबूत डिमांड के साथ नजर आ रहा है। निम्स सीमित दायरे में बना रह सकता है। साथ ही MD और CEOs के जो टेन्योर रिन्यूअल है उन पर यहाँ पर कड़ी नज़र बनाकर रखी है। मोतीलाल ओसवाल ने बजाज ऑटो पर अपनी राय दी है। खरीदारी की राय, न्यूट्रल की रेटिंग है। लक्ष्य आपको बताते 9070 का दिया है। नए लॉन्च के जरिए कंपनी अपनी खोई हुई मार्केट लीडरशिप फिर से हासिल करने की यहाँ पर उम्मीद जता रही है, उस पर फोकस कर रही है। US और एशियाई बाजारों में ग्रोथ मोमेंटम यहाँ पर
जो है वो मजबूत है, जिसके चलते एक्सपोर्ट्स भी यहाँ पर मजबूत और बेहतर बने हुए हैं। चेतक और ई रिक्शा रिकी के लॉन्च से लीडरशिप हासिल करने पर कंपनी फोकस कर रही है। साथ ही जो अनुमान उन्होंने दिया है, आय में 12% CAGR, एबिटा में 12% और मुनाफे में 11% के CAGR का अनुमान यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने बजाज ऑटो पर दिया है। ओके, शुक्रिया तृप्ति ये पूरी लिस्ट लेकर आने के लिए और बताने के लिए कि ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट क्या कह रही है, कहाँ पर वो बुलिश है और किस तरह की रिपोर्ट अब उनके किन स्टॉक्स को लेकर है। ये पूरी लिस्ट हम आगे चर्चा भी करेंगे, एक्सपर्ट्स की राय भी आपको धीरे धीरे दिलवाएंगे। हम लगातार स्टॉक से न्यूज़ के बारे में भी बता रहे हैं, स्टॉक से न्यूज़ से जुड़ी हुई खबरें जो भी आई है और उस पर आपको आज क्या करना है ये भी हमारे एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं। एक स्टॉक है जाइडस लाइफ साइंसेस का, जिनको लेकर खबर ये है कि कंपनी ने एक बच्चों से जुड़ी हुई दुर्लभ बीमारी की दवा को, कंपनी की एक दवा है उसको मंजूरी मिल गई है। जाइडस लाइफ साइंसेस को लेकर ये खबर मिली है। कर्ट्स 101 इस दवा का नाम है, इसको मंजूरी दी गई है। जाइडस लाइफ साइंसेस, सर इसका चार्ट कैसा दिख रहा है आपको प्रदीप जी? भी हम अगर वीकली पैटर्न को देखेंगे नेगेटिव ट्रेंड में है और मंथली भी, सो कहीं ना कहीं नीचे का मुझे जगह लगता है कि अभी भी जगह बचा है। तो एक बार अगर 990 के आसपास मिलता है वो एक परफेक्ट जोन रहेगा। तो अभी तो मुझे लगता है कि बाय नहीं करना चाहिए। अगर 950 को क्रॉस करता है तो मोमेंटम आना पॉसिबल होगा। तो 950 के लिए या तो वेट कीजिए, अदरवाइज नीचे आने के लिए एक बार वेट कीजिए। या तो 950 ऊपर मोमेंटम बनेगा, अदरवाइज नीचे आने का वेट कर लीजिए, तब खरीदारी कीजिए, अभी करंट लेवल पे ना खरीदें। अगला स्टॉक है इंडसइंड बैंक का। एक खबर यह है इस बैंक से रिलेटेड कि HDFC बैंक को 9.5% हिस्सेदारी के लिए RBI से मंजूरी मिल गई है। म्यूचुअल फंड में खरीदारी के लिए यह मंजूरी दी गई है और फरवरी 2024 में भी ये मंजूरी ली गई थी। इंडसइंड बैंक के लिहाज से इस खबर को कैसे आप देख रहे हैं प्रदीप जी, और क्या रिएक्शन दिख सकता है HDFC इंडसइंड बैंक आपको कैसा दिख रहा है यहाँ से? अब देखिए चार्ट में ओवरऑल देखेंगे, जब से डेरिवेटिव का मामला आया था इंडसइंड बैंक का, उसके बाद से इंडसइंड बैंक थोड़ा ठंडा पड़ गया है और नीचे ऊपर नहीं आ रहा है। सो कहीं ना कहीं अभी भी मुझे लगता है कि 920 930 इसके ऊपर एक क्लोजिंग देना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और मुझे लगता है कि अगर किसी के पास है तो आप बने रहिए, स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 800 के अराउंड, लेकिन फ्रेश बाई यहाँ पे नहीं करना चाहिए। जब से वो इंडसइंड बैंक का डेरिवेटिव का वो एक मैटर आया था उसके बाद से चल नहीं रहा है ठीक ठाक। तो 920 930 एक क्लियर कंफर्मेशन के लिए हमें वेट करना चाहिए। तो ये इंडसइंड बैंक को लेकर ये राय है। इस बैंकिंग की बात हो रही सर, SBI पर भी एक राय दे दीजिए। दो खबर है, एक तो नए MD रवि रंजन हो गए जो पहले डिप्टी MD थे। चलिए मैनेजमेंट रीजिंग होती रहती है बैंक के अंदर, लेकिन योनो 2.0 के लॉन्च के साथ यूजर्स बढ़ाने पर बैंक का फोकस है, बैंक की तरफ से ये कहा गया है। और साथ ही मोबाइल बैंकिंग यूजर्स की संख्या भी डबल करने का इनका टारगेट है। तो ये एक बड़ा अपडेट है। और योनो 2.0 कितना काम करता है, यूजर्स की संख्या अब 20 करोड़ तक पहुंचाने का बैंक ने SBI ने टारगेट रखा है। SBI आपको कैसा दिख रहा है सर? सर चार्ट में भी बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट अगर हम लास्ट 2-3 क्वार्टर का रिजल्ट भी देखेंगे, NPA जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो भी बहुत कम हुआ है। एंड कहीं ना कहीं PSU इंडेक्स अगर देखेंगे, PSU इंडेक्स लास्ट 1.5-2 महीने से चल रहा है एंड नेक्स्ट 6-8 महीना मुझे लगता है कि ये रैली अभी भी कंटिन्यू होने वाला है। सो 967 के आसपास प्राइस है। मुझे लगता है कि कभी भी अगर आपको 940 950 के आसपास मिलता है सो डेफिनेटली आप बाय ऑन डीप आपको करना चाहिए। और किसी के पास अगर है बने रहिए। मुझे लगता है कि 1050 1100 ऑन द वे है। मैं पॉजिटिव हूं। मुझे लगता है कि SBI जैसे बैंक और प्रोमिनेंट बैंक है PSU में, आपको होल्ड करना चाहिए जी। करने की सलाह SBI को लेकर ये राय प्रदीप जी की। प्रदीप जी, लेमन ट्री नेपाल में नई प्रॉपर्टी के लिए लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया है कंपनी ने। नेपाल में 80 रूम की प्रॉपर्टी के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया है। लेमन ट्री को लेकर क्या अपडेट है सर? क्या आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है आगे? देखिए इनके पास मल्टीपल ऐसे न्यू ऑर्डर भी है और कहीं ना कहीं अगर हम बैलेंस शीट को देखेंगे बहुत ही लास्ट 2-3 क्वार्टर का स्ट्रॉन्ग रहा है एंड चार्ट में भी कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन मेंटेन कर रहा है। रिसेंटली एक मंथली डीप लगाया था 150 के अराउंड, उसके बाद फिर से अभी 161 162 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए, इनफैक्ट फ्रेश बाय भी करना चाहिए। अभी भी अपसाइड यहाँ पे आया नहीं उतना। स्टॉक एक बार 170 ब्रेक करता है आपको 225 230 तक आते हुए दिखाई देंगे। तो होल्ड करने का भी सलाह है जिनके पास पोजीशन है और फ्रेश बाय करने का भी सलाह रहेगा।
भी कर सकते हैं, नई खरीदारी भी कर सकते हैं। सर, टाटा पावर का काफ़ी एम्बिशियस प्लान है। कंपनी FY26 जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ पर 25,000 करोड़ के कैपेक्स का लक्ष्य उन्होंने रखा है। क्या असर होगा सर टाटा कैपिटल को लेकर, टाटा पावर को लेकर? आपकी राय क्या है? कि टाटा पावर को लेके एज ए फंडामेंटल लेवल पे मुझे मेरा व्यू पॉजिटिव है, बट बहुत टाइम से हम देखेंगे पावर चल नहीं रहा है उतना। टाटा पावर का अगर हम चार्ट भी देखेंगे क्लियरली 407 410 तक रिसेंटली 3-4 बार गया था, लेकिन वहां से फिर से नीचे आ जाता है। तो अगर आपके पास पेशेंस है, आपके पास अगर 6-8 महीने का टाइम है, देन आप बाय कीजिए, लेकिन इमीडिएटली मोमेंटम नहीं आ रहा है। सो कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। लेकिन अगर आप ब्रेकआउट चाहते हो तो ब्रेकआउट 410 के ऊपर पॉसिबल होगा। तो ये सलाह है टाटा पावर को लेकर। लेकिन टाटा पावर अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ के मुनाफे कमा सकती है, ये भरोसा है कंपनी के CEO और MD प्रवीर सिन्हा ने हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा से खास बातचीत में ये चीज बताई। ग्रोथ को लेकर कंपनी ने और क्या लक्ष्य तय किए हैं, आइए इस बातचीत में सुन लेते हैं। साल की बात की, मैं अगले 12 से 18 महीने की बात करता हूं, जो कि आप बोल रहे हैं बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। क्या वो चेंजेस हैं जिससे कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, और साथ ही साथ शॉर्ट टर्म में आपको क्या लगता है कि बाकी जो स्टेट्स हैं, जैसे आपने उत्तर प्रदेश का नाम लिया, बहुत सारे स्टेट्स का नाम, वहां पर बात बन जाएगी? बिल्कुल, सब जगह वो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, और आज ये जो वहाँ के जो लोग हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी चाहते हैं कि ये बदलाव आए, और जिस तरह की उड़ीसा मॉडल है, इसी तरह का मॉडल्स अगले स्टेट्स में भी आने चाहिए। इसके साथ साथ ट्रांसमिशन क्षेत्र में आप देखिएगा बहुत सुधार होगा, निवेश भी आएगा, बिकॉज इतने सारे रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हम सोलर सेल एंड मॉड्यूल्स में आज काफ़ी कैपेसिटी हो गया, बट इनगॉट एंड वेफर में नहीं है, तो उसमें निवेश आएगा। एंड ऑल जो ये जितने इनिशिएटिव्स हैं, इसका यही मकसद है कि हम बेहतर बिजली पहुंचा पाएँ कंज्यूमर्स को, और सस्ते दाम में पहुंचा पाएँ, और यही उसी प्रयास में हम भी लगे हुए हैं टाटा पावर की तरफ से, और देश में भी अलग अलग निवेशक भी इसी में लगे हुए हैं, और सरकार भी इसी में लगी हुई है। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर 2030 का लक्ष्य निर्धारित करते हुए टाटा पावर और उनके मैनेजमेंट से हमारी खास बातचीत, देखते हैं आज स्टॉक में किस तरीके की रफ्तार रहती है। बट इसी के साथ पावर स्पेस से बात करें तो अदानी पावर पर भी आज नजर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर एंटिक का नोट आया है। उन्होंने खरीदारी की राय के साथ कवरेज की शुरुआत की है। देखिए यहाँ पर जो स्टॉक है 40 के आसपास जो चल रहा है, यहाँ पर एंटिक जो अपने लक्ष्य निर्धारित कर रहा है वो है 187 रुपीज़ के। तो यानी आप देख सकते हैं कि 30% तक की अपसाइड जो है वो मौजूदा स्तरों से देख रहे हैं। उनका यही मानना है कि आगे चल के जो है कंपनी जिस तरीके से अपने एक्सपेंशन प्लान्स उन्होंने बनाए हैं, 23.72 गीगावाट का जो उनका पूरा एक्सपेंशन प्लान है, वो कहीं ना कहीं आगे चल के कंपनी की ग्रोथ को सपोर्ट करेगा, और साथ ही सबसे बड़ा प्राइवेट थर्मल IPP प्लेयर होने के चलते जो है पूरे सेक्टर में टर्न अराउंड लाते हुए अदानी पावर इनको दिख रहा है। काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है, काफ़ी अच्छे इंसाइट्स भी हैं। पर प्रदीप, एक बार आपसे अदानी पावर पे राय लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए लक्ष्य तो बड़े हैं, बट आमतौर पे जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो 1 साल तक का टारगेट देते हैं। पर क्या आपको लगता है कि नियर टर्म में भी स्टॉक अच्छा करना चाहिए? या डेफिनेटली, देखिए अब मार्केट कैप 2,74,000 के आसपास का है। नीट प्रॉफिट भी रिसेंटली पोस्ट किया था 11,751 के आसपास, एंड स्टॉक ने रिसेंटली एक डिप भी लगा दिया 134-135 के अराउंड, तो अभी 144 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि वैल्यूएशन ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय करने का भी सलाह रहेगा। इसमें अगेन जो डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ था चार्ट में, उसका टारगेट निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 175-180। शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है कि 180 जाने के लिए स्टॉक रेडी हो रहा है, एंड नीचे का जो बेस था वो भी कंप्लीट है, तो डेफिनेटली होल्ड करने का सलाह रहेगा, एंड फ्रेश बाय भी एप्लीकेबल है। इस केस में स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह रहेगा 132। ऑलराइट, तो चलिए छोटी अवधि में भी अदानी पावर पसंद आ रहा है, ये राय फिलहाल प्रदीप की तरफ से। पर इसी के साथ साथ आज बजाज ऑटो पर भी नज़र रहेगी, क्योंकि कंपनी ने मोतीलाल ओसवाल की टीम के साथ जो है मैनेजमेंट मीट की, और उसके साथ कई सारे इंटरेस्टिंग की टेकअवेज भी आते हुए दिखे। सबसे पहले इनके घरेलू बिजनेस की बात करते हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि FY27 से लेकर अब तक जो है कंपनी में के
बाइक मार्केट शेयर में गिरावट ही रही है। अब जो है जो मार्केट शेयर है वो लगभग 16 के आसपास है, जो कि पहले लगभग 18% पे था। और इसी के साथ जो 125 सीसी सेगमेंट है, चाहे आप 150 से 250 सीसी सेगमेंट ले लीजिए, दोनों ही सेगमेंट्स में कंपनी ने अपना मार्केट शेयर खोया है। ये कंसर्न और चिंता जरूर है, जिसके चलते आप देखेंगे हाल फिलहाल थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस एज अ स्टॉक भी बजाज ऑटो दिखा रहा है। बट अब इसी मार्केट शेयर को डोमेस्टिक मार्केट में वापस हासिल करने के लिए कंपनी ने नए लॉन्चेस प्लान किए हैं, जहां पर FY27 में एक 125 सीसी कम्यूटर बाइक कंपनी लाएगी। साथ ही अगर अब से लेकर मई 2026 तक देखें तो कंपनी ने 3 नए पल्सर लॉन्चेस भी जो है वो प्लान किए हैं। और इसी के चलते जो है कंपनी को उम्मीद है कि मार्केट शेयर इनका बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट मार्केट की। यहाँ पर हमने देखा कि अफ्रीकन मार्केट में थोड़ी बहुत दिक्कतें थी। देखिए जहाँ पर 50% तक वो कंट्रीब्यूट कर, उसका कंट्रीब्यूशन घटकर लगभग 30% हो गया है। बल लैटम और एशिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है बजाज ऑटो के लिए, और साथ ही ब्राजील और मेक्सिको भी कुछ ऐसे ही जगहें हैं जहां पर कंपनी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। करेंसी डेप्रिसिएशन है, इससे इनके मार्जिन्स को जो है एक बढ़त मिलेगी। तो ये तमाम पॉजिटिव फैक्टर्स तो ज़रूर है, पर मोतीलाल ओसवाल ने ये सारे ही पॉइंट्स को नोट ज़रूर किया है, बट अपनी रेटिंग बरकरार रखी है। सीधा उनका मानना है कि पॉजिटिव्स भरपूर हैं, बट अभी ये सभी पॉजिटिव्स प्राइस में ऑलरेडी है, ऐसा वो बिलीव करते हैं। न्यूट्रल की रेटिंग के साथ लक्ष्य 9070 का दे रहे हैं। तो देखते हैं बजाज ऑटो आज रिएक्ट करता है थोड़ा बहुत इस पे आने, क्योंकि जो टारगेट भी है वो मौजूदा स्तर के बेहद करीब है। पर प्रदीप, एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक तो ज़रूर रहा है बजाज ऑटो, बट अच्छी बात ये है कि 7500 का लेवल ये कहीं ना कहीं नहीं तोड़ रहा है। क्या राय रखते हैं आप बजाज ऑटो पे? क्या आपको लगता है धीरे धीरे ही सही ये स्टॉक ऊपर चलेगा या अभी इसको छोड़ देना चाहिए? या डेफिनेटली, देखिए मुझे लगता है कि एक थीम रहा है, आप देखेंगे स्पेशली 23, 24 जितने भी स्टॉक चला है उसके बाद 25 ने टॉप लगा के नीचे आया है, उसमें से बजाज ऑटो भी एक काउंटर है। अभी 8940 के आसपास का प्राइस है। चार्ट में मुझे लगता है कि थोड़ा वीकनेस अभी भी है। मुझे लगता है कि एक परफेक्ट बाइंग जोन हो सकता है 8250 एंड 8300 के आसपास। अगर आता है देन वी शुड बाई, हमें बाई करना चाहिए। बाकी अभी भी जिनके पास है आप बने रहिए। मुझे लगता है कि शॉर्ट टू मीडियम, शॉर्ट टर्म में थोड़ा ये नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप 6-8 महीने का टाइम देंगे तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज है। अगेन आपको 9500 9000 10,000 तक भी आ सकता है, लेकिन बाइंग रेंज होना चाहिए 8250 300। तो चलिए यहाँ पर जो है नज़र ज़रूर रखेंगे बजाज ऑटो में किस तरीके से जो है कंपनी गेन करती है मार्केट शेयर। फंडामेंटल व्यू जो है इस पर हम आने वाले टाइम में और ये डेटा पॉइंट खास तौर से ट्रैक करेंगे। बट देखिए केमिकल स्पेस में धूम है और कड़ी में एक बार टाटा केमिकल्स पर भी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि देखिए अब खबर ये आई है कि कंपनी जो है बॉन्ड्स के ज़रिए जो है कहीं ना कहीं 1500 करोड़ जुटाने की कोशिश कर रही है। अब ये लोकल डेट मार्केट करेंसी को टैप कर रही है अगस्त 2024 के बाद, यानी मतलब मोटा मोटी देखें तो 1 साल के अंतराल के बाद जो है कंपनी बॉन्ड मार्केट को टैप कर रही है और साथ ही जो है यहाँ से रकम जुटाने की कोशिश कर रही है। अब आमतौर पर हमने देखा है कि जब ऐसी कंपनी बॉन्ड मार्केट के ज़रिए रकम उठाती है तो कहीं ना कहीं केपेक्स के लिए, एक्सपेंशन के लिए इसको यूज़ करती है। इसकी डिटेल्स आना तो बाकी हैं, बट टाटा केमिकल्स एक बार इस पे स्टॉक व्यू ज़रूर ले लेते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल केमिकल स्पेस में अब फिर से एक एक्शन हम देख पा रहे हैं। हम लगातार आपके लिए कुछ केमिकल काउंटर्स हाईलाइट कर रहे हैं, चाहे वो SRF हो, नवीन फ्लोरीन, कल UPL में एक बहुत अच्छा एक्शन था, आरती, अब टाटा केमिकल्स। एक बार प्रदीप आपकी इस पे राय, क्योंकि एक बड़ा अंडर परफॉर्मर ज़रूर रहा है टाटा और हाल फिलहाल मैनेजमेंट की कमेंट्री भी कुछ खास नहीं रही है। बट क्या चार्ट्स क्या आपको इंडिकेशन दे रहे हैं? कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? 2022 में एक सपोर्ट था ऑलमोस्ट 730 के आसपास और मुझे लगता है कि वहां पे ही आ चुका है स्टॉक अभी रिसेंटली। एंड टॉप से देखेंगे अभी भी मोर देन 40% करेक्शन हो चुका है स्टॉक्स में, तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर तो बहुत ही रहा है और एक अंडर परफॉर्मेंस भी रहा है। चार्ट में अभी भी कोई भी पॉजिटिव बाउंस बैक या तो बेस बनाने का संकेत मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए, अबव 800 एक कंफर्मेशन होगा तब जाके बाई करना चाहिए, लेकिन फ्रेश अभी अवॉइड करना चाहिए। इससे बेटर SRF का चार्ट है, मुझे लगता है कि SRF में हमें पोजीशन बिल्ड करना चाहिए। ओके, चलिए तो टाटा केमिकल को लेकर ये राय निकल कर आ रही। चलिए कुछ और स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं जहां जिनको लेकर आज काफ़ी खबरें आ रही है। एक है न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज का, इंडियन बैंक से कंपनी को, हालांकि छोटा ऑर्डर साइज है
लेकिन इस पर एक राय सर, न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर क्या राय? देखिए न्यूजेन पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक पुल बैक यहाँ पे आ सकता है। 820 एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। अगर पुल बैक आता है, इस पुल बैक में अगेन आपको 940 950 तक जो प्राइस है वो आते हुए दिखेंगे। अभी 880 के ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 880 अगर सस्टेन एक बार हो जाता है तो 940 950 ऑन द वे, बने रहने का सलाह होगा इसमें। सर बैंकिंग में हमने काफ़ी चर्चा की थी आपसे, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये तमाम स्टॉक्स पे, इंडसइंड बैंक वगैरह पे भी आपने राय दी, एसबीआई के बारे में। एक्सिस और आईसीआईसी बैंक को लेकर आपकी क्या राय बन रही है? क्योंकि जो सिटी की रिपोर्ट आ रही है, न्यूट्रल रेटिंग है, 1285 का एक्सिस बैंक के लिए उन्होंने टारगेट दिया है, और आईसीआईसी बैंक में सिटी की खरीदारी की राय आई है 1700। चलिए, उनके तो फंडामेंटल्स की वजह से हैं, टेक्निकली ये दोनों काउंटर कैसे लग रहे हैं, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक? एक्सिस तो सर ऑलरेडी 1285 के आसपास ही चल रहा है। मुझे लगता है कि एक्सिस में ब्रेकआउट आना अभी भी बाकी है, तो डेफिनेटली अगर किसी के पास पोर्टफोलियो में है, आप बने रहिए इसमें। ज्यादा अच्छा चार्ट एंड स्ट्रक्चर ज्यादा पॉजिटिव है आईसीआईसीआई बैंक का। मुझे लगता है कि लगातार एक हायर हाई फॉर्मेशन यहाँ पे है, ब्रेकआउट है चार्ट में, एक अप ट्रेंड मोमेंटम में है, और एक बाइंग रेंज के आसपास ही है। 1365 के आसपास का आईसीआईसीआई का भी प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि अगेन स्टॉक आपको 1550 1600 के आसपास प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। और स्पेशली आप देखेंगे मई 2023 से आज तक कभी भी आईसीआईसीआई बैंक ने अपने वीकली जो मूविंग एवरेज प्राइस है उसके नीचे नहीं आया है। सो ओवरऑल अभी वीकली मूविंग एवरेज प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, एक अच्छा खासा बाइंग जोन पे है। बाय करने का सलाह रहेगा, 1550 1600 के आसपास का टारगेट आपको मिलेंगे। चलिए, तो बैंकिंग स्पेस, दिग्गज प्राइवेट बैंक्स को लेकर आपकी ये राय है। चलिए, एक और स्टॉक है, छोटा स्टॉक है लेकिन चर्चा कर लेते हैं, बीएल कश्यप को लेकर। खबर ये है कि कंपनी को 616 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है। क्या लग रहा है सर बीएल कश्यप में कि यहाँ पे ट्रेड के लिए कुछ एंट्री करनी चाहिए या दूर रहना चाहिए ऐसे छोटे स्टॉक से? सॉरी, माफी चाहूंगा सर, ये हम पर्टिकुलर स्टॉक हमारे कवरेज में नहीं है। कोई बात नहीं सर। चलिए, कुछ और स्टॉक्स पर राय आपकी चाहिए जहां पर कल के सत्र में भी एक्शन दिखा था और आज भी कुछ उम्मीदें लगा के करनी चाहिए। एशियन पेंट्स पर एक आपकी सर राय चाहिए। एशियन पेंट्स, क्या लग रहा है आगे कुछ बड़े मूव की उम्मीद एशियन पेंट्स में और बची हुई है? कल के सत्र में तेजी थी, आगे ये कुछ और तेजी दिख रही है क्या? देखिए, एशियन पेंट हमने देखा कि लगातार लास्ट 2-3 साल परफॉर्म नहीं किया था। उसके बाद रिसेंटली एक नीचे अच्छे से बेस बनाया था, ऑलमोस्ट 2650 के अराउंड। सो कहीं ना कहीं जिस तरीके का ब्रेकआउट है चार्ट में, और मुझे लगता है कि अभी भी पोटेंशियल है इसमें 3300 तक जाने का, 3300 3350 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो बाय करने का भी सलाह रहेगा, अगर किसी के पास है तो होल्ड कीजिए। अप ट्रेंड में स्टॉक है, आपको आते हुए दिखाई देंगे। मैक्सिमम 2 से 3 महीने का होल्ड करने का सलाह है। के लिए एशियन पेंट्स होल्ड करने की सलाह है, ये सलाह है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मार्केट लाइव की शुरुआत करेंगे और समझेंगे कि किस तरह के प्री ओपन में किस तरह के क्यूज मिल रहे हैं आपके लिए। नौकरी रत्न लेकर आएंगे और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आएंगे। जल्द लौटते हैं। भाई है वो थोड़ी सी नेगेटिव नोट पे जरूर हैं, पर इस बीच ढेर सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं जो कि आज रहेंगे फोकस में। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कैसे कुछ चुनिंदा बैंकिंग काउंटर्स आपकी नज़र होनी चाहिए, और साथ ही साथ केमिकल काउंटर्स में भी आज एक अच्छा एक्शन होने की उम्मीद है। देखते हैं कि जो मोमेंटम है वो सस्टेन होता है या नहीं। साथ ही साथ देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि एनर्जी से रिलेटेड काउंटर्स जो कि हाल फिलहाल काफ़ी अच्छी तरीके से बस कर रहे हैं, और साथ ही एटॉमिक एनर्जी बिल यानी न्यूक्लियर एनर्जी बिल के चलते जो है कई सारे स्टॉक्स ऑलरेडी फोकस में हैं, जिसमें कि BHEL, L&T, ये कुछ तमाम नाम शामिल हैं। उनमें भी हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल थोड़े मूवमेंट ज़रूर आए हैं। वो मोमेंटम सस्टेन होता है या नहीं, ये देखना सबसे ज़्यादा अहम होगा। IT आज के सत्र में क्या करता है ये भी इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि आप देखिए हाल फिलहाल IT में कुछ बहुत अच्छे मूव्स नहीं आए हैं, बट कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि निचले स्तरों में दिग्गज IT कंपनीज जो हैं अब अच्छी लग रही हैं और धीरे धीरे करके उनको एक्यूमुलेट किया जा सकता है, क्योंकि ये हफ्ता IT के लिहाज से बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एक्सेंचर के ग्लोबल मार्केट्स में नतीजे आएंगे और उससे जो है कहीं ना कहीं इंडियन IT कंपनीज भी क्यू लेती हुई नजर आती हैं।
बैंकिंग क्षेत्र में एसबीआई पर नजर रहेगी, साथ ही साथ आरबीएल बैंक के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। ये तमाम काउंटर्स पे हमने चर्चा की ही और हमारे एक्सपर्ट्स भी जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हम उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से हैं वो स्टॉक्स जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए। पर प्रदीप जी, कल का जो स्टार परफॉर्मर रहा है वो है इंटरग्लोब एविएशन, एक बार उस पर भी अपनी राय दे दीजिए, क्योंकि देखिए निचले स्तरों से रिकवरी ज़रूर आई है और 5000 के ऊपर एक बार जाने की स्टॉक ने कोशिश ज़रूर की है। इंटरग्लोब एविएशन क्या राय रखते हैं? देखिए प्री ओपन में 2% की तेज़ी तो है, बट थोड़ा इसको सेटल होने ज़रूर देते हैं, बट आपका व्यू क्या बन रहा है फिलहाल? देखेंगे रिसेंटली जो इंसिडेंट्स हुआ था, हमने देखा स्टॉक ऑलमोस्ट टॉप से मोर देन 20% करेक्शंस तो आ चुका था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बेस तो मैं कंफर्म नहीं बोलूंगा, क्योंकि चार्ट में अभी भी क्लियर कट कंफर्म बेस नहीं है। जब भी ऐसा कुछ भी इंसिडेंट्स होता है तो स्टॉक बेसिकली टाइम करेक्शन में चला जाता है। या इंडिगो के साथ अगर हम देखेंगे, इंडिया में ऐसा सेकंड कोई प्लेयर लिस्टेड है नहीं। स्पाइसजेट में हम जाना भी पसंद नहीं करते। स्पाइसजेट कहीं ना कहीं उतना प्रॉफिटेबल कंपनी है नहीं, लॉस मेकिंग कंपनी है। तो इंडिगो लीडर है और लोग भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। और इंडिगो ने भी बहुत अच्छा अच्छा रिसेंटली कदम उठाया है और मुझे लगता है कि स्टॉक का एक सपोर्ट जो चार्ट में है 4600 4650 के आसपास लिया है। मुझे लगता है कि स्टॉक 5000 के ऊपर अगर सस्टेन होता है कभी भी, क्लियर कट मोमेंटम अगेन आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो किसी के पास है तो होल्ड करने का भी सलाह है। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि इट विल टेक सम टाइम, 2-3 महीना 4 महीना लग सकता है, लेकिन हाई पॉसिबिलिटीज है इंडिगो यहाँ से पूरा बाउंस बैक करके ऊपर आपको ऑल टाइम हाई भी आते हुए दिखाई देंगे। तो इंडिगो को लेकर ये राय है। चलिए सर, कुछ ऐसे स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं जो 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, जहां पे पॉजिटिव ब्रेकआउट भी दिख रही है। कजारिया सिरेमिक से शुरू करते हैं। 200 डीएमए है 1070 का और लास्ट ट्रेडेड प्राइस हमने देखा था कजारिया सिरेमिक्स का 1098 के आसपास। बताइए सर, यहाँ क्या लग रहा है कजारिया सिरेमिक्स पर, आपकी राय? डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, कल ही हमने क्लाइंट को कॉल दिया है पर्टिकुलर स्टॉक में, क्योंकि चार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इस बाजार में आपको ऐसा चार्ट ढूंढना चाहिए जहां पे कहीं ना कहीं वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे एक रैली आ सकता है, वो रैली में आपको 1250-1300 तक स्टॉक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। और जिस तरीके का पुल बैक है और पुल बैक कंफर्म्ड है, वॉल्यूम भी आया है, डिलीवरी बेस बाइंग हो रहा है, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। होल्ड करने की सलाह यहाँ पर और पॉजिटिव ब्रेकआउट भी यहाँ पर दिख रहा है। इस बीच देखिए चांदी में गिरावट बढ़ गई है, काफ़ी वॉलेटाइल। हम लगातार आपको कह रहे हैं कि एटीआर काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी वॉलेटाइल रहेगी, सावधान रहिएगा, आपकी रिस्क एपेटाइट नहीं है। तो इस तरह के मूव दिखेंगे, दोनों तरफ के शार्प मूव चांदी में दिखेंगे। आज खुलते ही देखिए करीब करीब 1.25%, 2250 रुपये नीचे चांदी नीचे खुली है। रुपया भी नया रिकॉर्ड बना दिया, 90 रुपए 80 पैसे के करीब अब $1 का भाव पहुंच चुका है। एक नया इंट्राडे लो लग गया है रुपए का। तो रिकॉर्ड कमजोरी लगातार जारी है, जब तक ये ट्रेड डील नहीं होती है काफी मुश्किल लग रहा है। एक और स्टॉक है जो 200 डीएमए के ऊपर दिख रहा है, वो है डालमिया भारत का। 200 डीएमए है 2084 का और जो कल का जो ट्रेडिंग प्राइस था, जो क्लोजिंग हुई थी 2103 के आसपास का। प्रदीप जी, इसमें क्या राय है डालमिया भारत में? आपको कल याद होगा, कल मैंने डालमिया भारत का एक कॉल दिया था ऑलमोस्ट 2080 के आसपास, और मुझे चार्ट में बहुत ही अच्छा लग रहा था। इनफैक्ट जिन्होंने बाय किया अभी प्रॉफिट में ही है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी मोमेंटम दिख रहा है। और जितने भी सीमेंट काउंटर्स है यहाँ पे कहीं ना कहीं मोमेंटम मुझे लगता है कि फिर से लौट रहा है। कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। मुझे लगता है कि स्टॉक 2150 रहेगा फर्स्ट टारगेट। सेकंड मुझे लगता है कि 2250 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो लॉन्ग करके जाइए, बने रहिए स्टॉक के साथ। तो चलिए लॉन्ग करके यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। दाल भारत यहाँ पर आपके लिए प्रदीप जी ने राय दी। पर आइए अब स्वागत करते हैं चंदन तापड़िया का भी, वो भी अब हमारे साथ मौजूद हैं। चंदन, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए मार्केट की तो थोड़ी सी सुस्त शुरुआत की तैयारी है, यहाँ पे रुपए में भी लगातार हम कमजोरी देख रहे हैं, बट ऐसे में एक बार क्विकली आप बताइए आपका क्या मार्केट व्यू बन रहा है और साथ ही अपनी स्टॉक कॉल्स भी दीजिए। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बाजार एक दायरे में है, डिक्लाइंस पे बाइंग आ रहे हैं बट फॉलो मिसिंग है। पिछले लगभग आप 5-6 वीक की बात करें तो 25,700 पे बाइंग इंटरेस्ट आ जाता है, 26,200, 250, 320 के आसपास सेलिंग आता है। तो इंडेक्स कहीं ना कहीं 50 डेमा को होल्ड कर रहा है बट मोमेंटम बिल्ट नहीं हो रहा है, तो हमें ये ब्रॉडर ट्रेडिंग रेंज में काम करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि इकोनॉमिक डेटा फैक्टर काफी पॉजिटिव, उसकी वजह से बाइंग आ जाती है, बट ट्रेड डील और वीकनिंग रुपी और एफआईएस का सेल ऑफ,
इसकी वजह से मोमेंटम नहीं बन रहा है। तो मैं कहीं ना कहीं 25,800 से लेके 26,200 इस दायरे को कामकाज करना पड़ेगा। वहीं बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी भी रेंज बाउंड काम कर रहा है, लोअर बैंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज के सपोर्ट लेता है, बट मोमेंटम बिल्ड नहीं हो रहा है। अच्छी बात है कि राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन होल्ड है और कहीं ना कहीं 58,888 एक मेजर सपोर्ट है। जब तक ये होल्ड करते हैं बाय ऑन डिक्लाइन रहेगा ऊपर में 60,000 तक के टारगेट के लिए, बट आपको मिक्स सेटअप यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। अब ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो पहला ट्रेड रहेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट डेली और वीकली चार्ट में देखने को मिला है। इसका जो मल्टीपल बैरियर था 82, 83 वो डिसाइसिवली सरपास हुआ है विद राइजिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटीज, इंडिकेट कर रहा है कि नया मोमेंटम बनेगा। इनफैक्ट वीकली चार्ट में एक राउंडिंग फॉर्मेशंस भी देखने को मिले हैं, तो खरीदारी की सलाह रखेंगे 81 के सपोर्ट से 88, 89 तक के टारगेट आईडीएफसी फर्स्ट में बनने चाहिए। दूसरा ट्रेड सेटअप रहेगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम पे। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बॉटम आउट अप्रोच देखने को मिला है। मोस्ट ऑफ द ओएमसीज में सपोर्ट बेस्ड बाइंग है विथ वॉल्यूम्स। और एचपीसीएल की विशेषता बात करें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम का निगेशन बना है। पिछले 5-6 वीक से देखें तो 495 से लेके 442 तक का करेक्टिव मूव है। तो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के साथ में मैकेनिकल इंडिकेटर में भी एक टर्न अराउंड देखने को मिला है, इसलिए एचपीसीएल में खरीदारी की सलाह रखेंगे। 455 का सपोर्ट होगा, ऊपर में लगभग 488 तक के टारगेट बनेंगे। सो बैंकिंग से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ऑयल मार्केटिंग कंपनी से एचपीसीएल दो प्रिफर्ड पिक रहेगी इस मार्केट सिनारियो में। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर रखेंगे नज़र। और जी हाँ, हाल फिलहाल जो है ओएमसी काउंटर्स में एक अच्छा एक्शन है। कल परसों हमने देखा था कि बीपीसीएल में एक अच्छा एक्शन था और अब एचपीसीएल, जिसको कई सारे ब्रोकरेजेस अपनी टॉप बेट भी बताते हैं, बीपीसीएल के मुकाबले इनको एचपीसीएल ज़्यादा पसंद आता है। वहाँ पर चंदन का पॉजिटिव व्यू, 488 के टारगेट्स यहाँ पर ध्यान रखें, 455 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। पर आइए इस बीच हमारे एक और ख़ास मेहमान का स्वागत करते हैं। हमारे साथ अब महेश जोशी जी भी जुड़ चुके हैं। महेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है इटीना स्वदेश पे। और महेश, सबसे पहले तो एक बार केमिकल काउंटर्स पे ही आपसे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए मार्केट में बहुत कम थीम्स हैं जो कि अब अपने आप को या तो होल्ड कर रही हैं या फिर निचले स्तरों से रीबाउंड दिखा रही हैं। केमिकल काउंटर्स की पिटाई भी जमकर हुई है। क्या लगता है आपको, क्या वजह है कि सिलेक्ट केमिकल काउंटर्स अब बस कर रहे हैं? क्या ये उम्मीद है कि बजट से रिलेटेड कुछ अच्छी अनाउंसमेंट आएंगी? क्या अर्निंग्स थोड़े से फैक्टर इन होने चालू हो गए हैं? आपका कोई व्यू यहाँ पर? मॉर्निंग सृष्टि। नहीं, आई थिंक दो चीजें। एक, आई थिंक अगर आप केमिकल बास्केट को कमोडिटी केमिकल्स और स्पेशल केमिकल्स इसमें डिवाइड करते हैं, तो जो कमोडिटी केमिकल्स है हम सब भले बात ही जानते हैं कि चाइना की एक बहुत बड़ी डोमिनेंस है इसमें, और जितने आई थिंक एक डंपिंग या सप्लाई अक्रॉस द ग्लोब होती है उसके वजह से प्राइसेस काफी सबड्यूड रहते हैं। एट द सेम टाइम डिमांड हैज नॉट पिक्ड अप वेरी मीनिंगफुली, और इसलिए हम डिमांड सप्लाई डायनामिक्स बैलेंस आउट करते हैं अलॉन्ग विद प्राइसिंग। कहीं ना कहीं डायनामिक्स कमोडिटी केमिकल्स के लिए अभी भी बैठ नहीं रहे हैं। एज फार एज स्पेशलिटी केमिकल्स आर कंसर्न्ड, जहां चाइना प्लस वन की हम थीम सुनते हैं, आई थिंक दैट थीम इज जेन्युइनली ऑन, क्योंकि सप्लायर्स या जो एंड यूजर्स हैं वो एक डिवर्सिफाइड सप्लाई चेन देखना चाहते हैं, और इसलिए हमारे पास जो स्पेशलाइज्ड केमिकल प्लेयर्स हैं I think they can have some element of an advantage going forward. दूसरा, I think जहां तक प्राइसिंग का सवाल रहा, I think demand should come back slowly and steadily in the Western world. And because of that, I think ये जो दोनों पहलू रहेंगे, ये obviously I think operating leverage और margins पे play out positively करेंगे। तीसरा, I think input costs, आप किस केमिकल की बात कर रहे हैं उसको जो input कॉस्ट लगती है, आई थिंक वहां पे थोड़ी स्टेबिलिटी देखी जा रही है, और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक स्पेशलिटी केमिकल एज अ स्पेस माइट कंटिन्यू डूइंग वेल। आपने लास्ट वीक भी न्यूज सुनी होगी, अनुपम रसायन ने एक अधिग्रहण किया है। कहीं ना कहीं आई थिंक एक्यूटास केमिकल्स इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू होल्डिंग इन आवर लोकल एंड ग्लोबल पोर्टफोलियोज। एग्रोकेमिकल सिलेक्टिवली मुझे लगता है आई थिंक जो कैपेसिटीज एक्सपैंड कर रहे हैं, आई थिंक दैट कैन कंटिन्यू रिमेनिंग अ गुड थीम, क्योंकि मॉनसून अच्छे रहे हैं। एक्सपेक्टेशन यही है कि सेकंड हाफ में ऑफटेक अच्छा रहेगा। काफी एग्रोकेमिकल कंपनीज की जो लीडरशिप स्टॉक्स है, इंक्लूडिंग द लाइक्स ऑफ कोरोमंडल एज एन एग्जांपल, जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन फैसिलिटीज हैं ये वेल इंटीग्रेटेड है, और इसके वजह से आई थिंक मार्जिन्स पे पॉजिटिव प्रभाव आ सकता है। तो मुझे लगता है थोड़ा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, बट सिलेक्टिव केमिकल प्लेस कैन।
चलिए, तो ये केमिकल स्टॉक्स को लेकर तो राय मिल गई है, लेकिन चलिए अब आपके लिए वो रिफाइंड लिस्ट लेकर आते हैं, यानी 9 का 9 रत्न, जिन पर आपको ज़रूर फोकस करना चाहिए। इस लिस्ट के साथ आशीषा मौजूद है। गुड मॉर्निंग आशीषा, बताइए आज 9 के 9 रत्न में कौन कौन से स्टॉक्स हैं? विश्व मोहन गुड मॉर्निंग। तो आज 9 के नवरत्न में सबसे पहले हम डिलीवरी की बात करेंगे, जहां पर उन्होंने स्मॉल सिटीज़, छोटे शहरों में शिपिंग सर्विसेज शुरू की है। मुंबई और हैदराबाद में शिपिंग सर्विसेज लॉन्च की है, तो बड़ी खबर डिलीवरी के लिए निकल कर आई है। और याद रखें, हाल फिलहाल में स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है। और फिर एक बार एक पॉजिटिव खबर, GMR एयरपोर्ट्स, जहां पर नवंबर में पैसेंजर ट्रैफिक 7.5% बढ़ता हुआ नजर आया, तो यहां पर भी पॉजिटिव खबर, काफ़ी अच्छे ऑपरेशनल अपडेट्स नवंबर के महीने के लिए GMR एयरपोर्ट्स में निकल कर आए हैं। इसके अलावा बात करेंगे अरविंद स्मार्ट स्पेसेस की, जहां पर बेंगलुरु में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट का अधिग्रहण किया है। करीब 550 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में होगा। प्री ओपन में स्टॉक ऑलरेडी 2% की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ, तो नए रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के लॉन्च के चलते 550 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल यहां पर नजर आएगा। इसके अलावा HCL टेक, जहां पर कंपनी ने ग्लोबल कंपनी ऑरोबे टेक्नोलॉजीज़ के साथ पार्टनरशिप का विस्तार किया है। किम्स हॉस्पिटल कंपनी की सब्सिडरी ने बेंगलुरु में 550 बेड की हॉस्पिटल का कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर दिया है, तो यहाँ पर किम्स के लिए भी पॉजिटिव खबर। जाइडस लाइफ साइंसेज कंपनी के एक ड्रग को अप्रूवल मिली है, मंजूरी मिली है। बच्चों से जुड़ी दुर्लभ बीमारी की दवा के लिए ये पर्टिकुलर मंजूरी है, तो जाइडस लाइफ साइंसेज 0.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ प्री ओपन में कारोबार करता हुआ। लेमन ट्री होटल, जहाँ पर नेपाल में नई प्रॉपर्टी के लिए कंपनी को लाइसेंस मिला है, 80 रूम की ये प्रॉपर्टी होगी। 0.5% से ज़्यादा की तेज़ी लेमन ट्री में भी नजर आई है। 2 और बैंकिंग काउंटर्स पर सबकी नज़र रहेगी। एक है SBI, और यहाँ पर 2 खबरें निकल कर आई है। एक, डेप्यूटी MD रवि रंजन बैंक के नए MD के तौर पर नियुक्त हुए हैं, और इसके अलावा उनका जो डिजिटल ऐप है योनो 2.0 उसे लॉन्च किया गया, और कंपनी का मानना है कि कस्टमर बेस इस पर्टिकुलर ऐप में, डिजिटल ऐप पर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, तो पॉजिटिव खबर SBI के लिए निकल कर आई है। इंडसइंड बैंक, जहां पर HDFC बैंक को मंजूरी मिली है 9.5% की हिस्सेदारी के लिए, इंडसइंड बैंक में वो खरीद सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ये मंजूरी है, लेकिन याद रखिए ये म्यूचुअल फंड बाइंग के लिए है, और उन्हें फरवरी 2024 में भी ये अप्रूवल मिली थी और कोई बाइंग नहीं की गई थी। तो इंडसइंड बैंक और HDFC बैंक दोनों स्टॉक्स पर इस न्यूज़ के दम पर नज़र रखें। ओके, शुक्रिया आशीषा, ये पूरी लिस्ट लेकर आने के लिए 9 के 9 रत्न। और इस बीच चलिए कुछ बाजार को देखिए, तो बाजार आज कमजोरी के साथ वापस से शुरुआत की संभावनाएं बन रही है। 75 अंकों की गिरावट यहां पर निफ्टी में दिख रही है। कॉल चंदन जी, आपसे एक राय ले लेते हैं। बाजार क्या लग रहा है, आज तो वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी की, किन की लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए जो डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं उनको? ये बाजार एक दायरे में फंसा हुआ है, न तो फॉलो बाइंग आ रही है, बट साथ में अच्छी बात है कि डिक्लाइंस पे खरीदारी के मौके देखे जा रहे हैं। कल के दिन देखें, गैप डाउन ओपनिंग हुई, 25,900 को होल्ड किया, बट 26,050 निकला नहीं। वापस हमें वही दायरा देखना पड़ेगा, 25,900 26,050, यानी कि प्रीवियस ट्रे का जो ट्रेडिंग रेंज है उसको इमीडिएट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा। सो एज ऑफ नाउ 25,900 को होल्ड करना जरूरी है। वो होल्ड करता है तो रेंज बाउंड बायस बनेगा, और मेरा ऐसा मानना है कि जब तक वो होल्ड है तब तक अपसाइड भी कैप रहेंगे, और थीटा डी के ज्यादा ट्रेडर्स को यहाँ पे हर्ट करेगा, बीइंग द वीकली एक्सपायरी ऑफ निफ्टी। चलिए यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से बाजार की शुरुआत होती है, बट इस बीच कई सारे काउंटर्स पर नज़र आप ज़रूर रखिएगा। देखिए अब देखते हैं इंडेक्स में किस तरीके से निचले स्तरों से रिकवरी आती है या नहीं। पर ब्रॉडर मार्केट स्पेस में अरविंद फैशन भी आज फोकस में रहेगा, इस पर भी गौर ज़रूर फरमाएंगे, क्योंकि आज मोतीलाल ओसवाल का जो नोट आया है यहाँ पर बड़े टारगेट्स दे रहे हैं। हालांकि इस पर कवरेज की शुरुआत की है खरीदारी की रेटिंग के साथ, बट लक्ष्य 725 के बता रहे हैं। यहाँ पर उनका कहना है कि कंपनी अब एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट में, यानी जिस तरीके से हमने इनके रेवेन्यूज में कुछ बहुत एक्साइटमेंट नहीं देखा था, बट अब हम कई सारे इम्प्रूवमेंट देखेंगे। कंपनी आगे जिस तरीके से प्रोडक्ट लॉन्चेस करेगी, साथ ही साथ नए ब्रांड्स जिस तरीके से वो लेकर है अपने पूरे चैनल के अंदर, उसको लेकर मोतीलाल ओसवाल काफ़ी पॉजिटिव है। देखते हैं कि 5% के गेन ऐसे बाजार में सस्टेन होते हैं या नहीं, बट जी हाँ, उनके ऑल टाइम हाई के बेहद करीब के टारगेट्स जो हैं मोतीलाल ओसवाल देते हुए। अब कुछ ही सेकंड रह गए हैं मार्केट की शुरुआत में। हालांकि आज खबरों के लिहाज से कोई बहुत बड़ी खबरें नहीं हैं, बट ब्रॉडर मार्केट स्पेस में कई सारे काउंटर्स हैं जिन पर आपको नज़र ज़रूर रखनी होगी, चाहे वो BL कश्यप हो,
चाहे वो जाइडस लाइफ हो, इन सभी काउंटर्स पर हम देखते हैं किस तरीके का एक्शन आज होता है। और GMR एयरपोर्ट्स के भी जो अपडेट्स आए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। देखते हैं कि स्टॉक अपने जो अपमूव हैं हाल फिलहाल जो हमने देखे हैं वो सस्टेन होते हैं या नहीं। पर बड़ा सवाल यही है कि क्या 26,000 के ऊपर आज के सत्र में निफ्टी 50 जाएगा या नहीं, और निफ्टी बैंक जो कि 150 अंकों की गिरावट दिखा रहा है उसमें हर दिन की तरह रिकवरी आती है या नहीं। तो चलिए मार्केट्स की शुरुआत के लिए हो जाइए तैयार। और बेल आपकी स्क्रीन पे, जहां पर उम्मीद के मुताबिक हल्की कमजोर शुरुआत ही हमने होती हुई देखी है। फिलहाल अगर हम देखें तो निफ्टी में 75 अंकों की कमजोरी और निफ्टी बैंक में 160 अंकों की आप गिरावट देख सकते हैं। कौन बने हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स, इस पे क्विकली एक बार नजर डालेंगे। भारती एयरटेल यहां पर लगभग 1% की तेजी है। इसी के साथ इंटरग्लोब एविएशन अभी फिलहाल हरे निशान में ट्रेड कर रहा है, और साथ ही साथ एशियन पेंट्स को भी देखें तो हल्की बढ़त के साथ ये स्टॉक आज कारोबार करता हुआ। इटर्नल ये बना है निफ्टी का टॉप लूजर, 2% की कमजोरी आज आप इटर्नल में देखेंगे। एक्सिस बैंक, श्रीराम फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये कुछ और काउंटर्स हैं जिनमें आज थोड़ी सी गिरावट हम हावी होते हुए देख रहे हैं। खास तौर पे इटर्नल पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि हाल फिलहाल जिस तरीके का हमने मोमेंटम देखा था वो फिजल आउट होते हुए दिख रहा है इटर्नल में। अब लगभग 3% की यहाँ पर कमजोरी। कल जो है MUFG के स्टेक खरीदने की खबर से श्रीराम फाइनेंस में एक अच्छा मूव आया था, आज प्रॉफिट बुकिंग हावी होती। और कुछ एक मेटल काउंटर्स जैसे कि हिंडाल्को, JSW स्टील, इनमें भी अब हल्की गिरावट हावी हो रही है। ब्रॉडर मार्केट स्पेस में भी एक बार नजर डाल लेते हैं, वहां पर कुछ कौन से काउंटर्स हैं जो कि अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसमें जाइडस लाइफ, इसके बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पर इन्होंने US FDA को अपनी नई ड्रग के लिए फिर से अर्जी दी है। स्टॉक फिलहाल हल्के हरे निशान में ट्रेड करता हुआ। इसी के साथ LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर 0.5% की तेजी, और GMR इंफ्रा यहाँ पर लगभग 1% की तेजी आप देख सकते हैं। बंधन बैंक में भी आज एक अच्छा मूव है, सरप्राइजिंगली लगभग 1% से ज्यादा का उछाल फिलहाल आपको बंधन बैंक दिखाएगा। और इसी के साथ सुप्रीम इंडस्ट्रीज पाइप सेक्टर में ना ही ब्रोकरेजेस इसको इतना पसंद कर रहे हैं, और स्टॉक में भी प्रॉफिट बुकिंग बहुत हुई है। स्टॉक में आज हल्की रिकवरी 1% की तेजी के साथ कारोबार होते हुए। RBL बैंक यहाँ पर एक नेगेटिव न्यूज फ्लो जरूर था, जहाँ पर कंपनी के CFO ने इस्तीफा दिया है। 1.5% की गिरावट आप यहाँ पर देखेंगे। पर जैसा कि हम थे कि IT पैक थोड़ा एक्शन में रह सकता है। आज प्रॉफिट बुकिंग हावी जरूर हो रही है, क्योंकि स्टॉक HCL टेक, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, इन सब में जो है आज थोड़ी सी गिरावट हावी है। और साथ ही इन्फोसिस पे भी देखिए लगभग 1% का कट आप फिलहाल आते हुए देखेंगे। बेंचमार्क इंडिसेस थोड़ा सा स्टेबलाइज जरूर हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जो ब्रेथ ऑफ द मार्केट है उसमें गिरने वाले शेयर्स की संख्या धीरे धीरे कर बढ़ रही है। तो वो थोड़ा सा कंसर्न ना आ जाए, जहां पर फिर से एक बार ब्रॉडर मार्केट के काउंटर्स जो हैं बैक सीट लेते हुए नजर आए। किर्लोस्कर ऑयल NSE 500 में टॉप गेनर बना है। वहीं जमुना ऑटोज में भी आज एक अच्छा मूव हम आते हुए देख रहे हैं। और इसके अलावा अगर गिरने वाले शेयर्स की बात करें तो आज हिंदुस्तान कॉपर थोड़ा सा यू टर्न लेता हुआ दिख रहा है। 2% से ज़्यादा की कमजोरी यहाँ पर। AIA इंजीनियरिंग, KNR कंस्ट्रक्शंस, वो कुछ और काउंटर्स हैं जो कि थोड़ी सी गिरावट का शिकार हो रहे हैं। RT इंडस्ट्रीज में भी आज 1% की कमजोरी है। और BSE फिर से हाल फिलहाल अच्छी रिकवरी जरूर दिखाई है स्टॉक ने, लगभग 1% की कमजोरी फिलहाल आपको यहाँ पर आती हुई दिखेगी। तो ऑल इन ऑल कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग फिलहाल आप नहीं देख पा रहे हैं, बट भारती एयरटेल में बहुत अच्छे मूव्स हैं। देखिए अब लगभग 1.5% से ज़्यादा का उछाल आपको फिलहाल भारती एयरटेल दिखाएगा, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखना। इंटरग्लोब एविएशन भी अब लगभग 0.5% की तेज़ी दिखा रहा है। और अपोलो हॉस्पिटल कई दिनों के बाद ये स्टॉक जो निफ्टी 50 के गेनर्स में शामिल हुआ है, इस पे भी देखते हैं किस तरीके का एक्शन रहता है। तो चलिए मार्केट्स की हो गई है शुरुआत। एक्सपेक्टेड नोट्स पे थोड़ी सी कमजोर शुरुआत ही हुई है, पर अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पे कौन से काउंटर्स हैं। चलिए ओपनिंग ट्रेड की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले प्रदीप जी आप बताइए आपके ओपनिंग ट्रेड्स क्या हैं आज? देखिए एक काउंटर है, काउंटर का नाम रहेगा शक्ति पंप।
शक्ति पाम पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक वॉल्यूम बेस्ड बाइंग आ रहा है, डिलीवरी बेस्ड। सो अभी 778 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि 750 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। यहाँ पे आपको 815 815 एंड उसके बाद ऑलमोस्ट 850 तक 850 तक आपको सेकंड टारगेट रहेगा, वो प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। तो 750 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। एक मोटा मोटा 7 से 8 दिन का व्यू बनाना चाहिए यहाँ पे। से 8 दिन का नजरिया, 815 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट है 850 का, 750 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। शक्ति पंप्स ये राय है, 7 से 8 दिन के लिए ये रख सकते हैं। चंदन जी आप बताइए, आपने क्या आइडेंटिफाई किया है आज? बिल्कुल, देखिए हमारा फोकस रहेगा भारतीय एयरटेल। हेवीवेट्स में ये काउंटर है जहां पे एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। पिछले लगभग 17-18 दिनों का एक करेक्टिव मूव था जहां पे लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस बन रहे थे और एग्जैक्टली 50 डेमा को सपोर्ट भी इस काउंटर ने लिया है। और हमारी यही सलाह रहेगी कि इस बाजार में कोई भी डिक्लाइन आता है तो सिलेक्टिव हेवीवेट्स काउंटर को पिक करना चाहिए विद द बार्गेन बाइंग। सो भारतीय एयरटेल पे खरीदारी की सलाह होगी। 2055 के आसपास का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 2180 तक के टारगेट इस काउंटर में बनने चाहिए। 2180 यहाँ से करीब करीब 90 रुपए की तेजी और यहाँ पर आपको दिख रही है, और 2055 के आसपास का सपोर्ट है, तो उसी के आसपास का या उसके नीचे का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। भारतीय एयरटेल को लेकर ये राय है। तेजस जी भी हमारे साथ जुड़ गए इस बीच। तेजस जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बता दीजिए ओपनिंग ट्रेड्स क्या है सर? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो आज की जो मेरी पहली पिक है वो आईटी क्षेत्र से है, विप्रो लिमिटेड। विप्रो की हम बात करें तो स्टॉक ने एक डबल बॉटम ब्रेकआउट दिया है ऑन अ वीकली चार्ट लास्ट टू लास्ट वीक, और कल के सत्र में भी हमने एक अच्छी खासी रैली देखी थी स्टॉक में। आज हल्की सी मुनाफा वसूली देख रहे हैं। स्टॉक जो है हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है और लंबी और छोटी अवधि मूविंग एवरेज इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक में करंट भाव पे खरीदारी की जा सकती है विद स्टॉप लॉस बिलो 254। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 270 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 277 का। और दूसरा जो स्टॉक मैंने चुना है वो ऑटो क्षेत्र से अशोक लेलैंड लिमिटेड। स्टॉक लगातार एक आउट परफॉर्मर रहा है इन स्पाइट ऑफ अ सेल ऑफ इन अ ब्रॉडर मार्केट, और ऑल टाइम हाई के करीबन ट्रेड कर रहा है, राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है स्टॉक। सो ये स्टॉक में एक हल्की सी गिरावट में बाइंग करिए। 165 से ले से 166 विल बी आइडियल लेवल टू गो लॉन्ग विद स्टॉप लॉस बिलो 160। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 172 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 178 का। तो अशोक लेलैंड और विप्रो दो आपकी तरफ से भी पिक आ गई है। एक राय बैंक्स पर ले लेते मयूरेश जी। मयूरेश जी बैंक्स आपको आज कैसा दिख रहा है बैंकिंग स्पेस में? जिस तरह से एचडीएफसी बैंक में इंडसइंड बैंक 9.5% स्टेक की खबर थी, एसबीआई योनो 2.0 को पूरी तरह से अपग्रेड करके नए सिरे से लेकर आ रही है। तमाम आज काफ़ी खबरें हैं और ब्रोकरेज हाउसेस की भी काफ़ी अपग्रेड्स आए हैं। सिटी की अपग्रेड्स आए थे आईसीसी बैंक को लेकर, एक्सिस बैंक को लेकर। तो ये सेक्टर आपको खास करके प्राइवेट बैंकिंग स्पेस कैसा दिख रहा है? विश्वमोहन जी मुझे लगता है आई थिंक थोड़ा हम सिलेक्टिव है ये स्पेस पे, क्योंकि लार्ज बैंक्स में डिपॉजिट एक्रीशन कैसे रहेगी ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगले कुछ महीनों और तिमाहियों के लिए। हैविंग सेड दैट, जो बाकी के पहलू है एसेट क्वालिटी को लेके, प्रोविजनिंग को लेके, कैपिटल एडिक्वेसी को लेके, आई थिंक मोस्ट लार्ज बैंक्स आर लुकिंग वेल इक्विप्ड। However, I think जो दूसरा रिस्क फैक्टर ओवर एंड अबाउट दिस है कि जो लेंडिंग होगी, अनसिक्योर्ड लेंडिंग, उसमें बहुत ज्यादा इजाफा देखने मिलेगा क्या, और इफ दैट इज द केस क्या एसेट क्वालिटी पे रिफ्लेक्ट होगा गोइंग फॉरवर्ड। तो ये एक बहुत की मॉनिटरेबल रहेगा फॉर द सेक्टर एज अ होल। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो प्राइवेट बैंक्स में ICICI Bank is something we continue holding in our domestic and global portfolios. PSU बैंक से SBI हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियोज में है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ बड़ौदा। हमें लगता है थिंक जो काफी पैरामीटर्स में डिस्कस कर रहा था ये बैंक शायद सेटिस्फाई कर रहे हैं, और आगे जाते वक्त भी एक ठीक ठाक ग्रोथ इनके बैलेंस शीट पे दिख रही है। तो एक बहुत क्लियर डिस्क्लेमर, ये सारे स्टॉक्स शायद हमारे लोकल या ग्लोबल पोर्टफोलियोज में प्रेजेंट।
ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर बैंकिंग स्पेस पर नज़र ज़रूर रखते हैं, बट अभी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक में जो है गिरावट थोड़ी सी गहराती हुई, लगभग 240 अंकों की कमज़ोरी है। देखते हैं कि हर दिन की तरह जो कि हाल फिलहाल हम ट्रेंड भी देख रहे हैं कि निचले स्तर से रिकवर होता है निफ्टी बैंक, वो आज होता है या नहीं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट इस बीच ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ पर भी आप फोकस डालिए, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा मैनेजमेंट रीजिक का अनाउंसमेंट आया है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ में हाल फिलहाल कई सारे बड़े बदलाव हुए हैं, जहां पर हर्षित हरगवे ने जो है एमडी और सीईओ का कार्यभार जो है वो 15 दिसंबर से संभाल लिया है, और अब कहीं ना कहीं वो अपनी पूरी टीम को भी जो है वो लाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अब सुभाशीष बासु को जो है उन्होंने अपने डेयरी बिजनेस के चीफ बिजनेस ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट किया है। 15 दिसंबर से इनकी भी नियुक्ति हो गई है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो अपने साथ लेकर आ रहे हैं। अब इनकी प्रोफाइल देखेंगे तो पहले प्रताप स्नैक्स, मदर डेयरी, पेप्सिको, पार्ले, इन सभी के साथ जो है एसोसिएट हो चुके हैं, और ब्रिटानिया डेयरी बिजनेस के लिए जो है अगले 5 साल के लिए जो है सुभाशीष बासु कहीं ना कहीं अपॉइंट और उसको आगे बढ़ाते हुए दिखेंगे, क्योंकि ब्रिटानिया के लिए देखिए जो डेयरी कारोबार है वही कहीं ना कहीं एक मेन कंट्रीब्यूटर और एक की सेगमेंट माना ज़रूर जाता है। लगभग 1% की तेज़ी जो है ऐसे बाजार में भी हम इस काउंटर पे देख रहे हैं। पर चंदन, आपका क्या व्यू है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? देखिए, ब्रिटानिया थोड़ा सा सेफ्टी और डिफेंसिव का काम कर रहा है इन टर्म्स ऑफ सेलेक्टिव काउंटर में बॉटम आउट अप्रोच देखने को मिला। हालांकि एफएमसीजी पूरा थीम उस हिसाब से वर्क नहीं किया जितना करता है, बट यस ब्रिटानिया में आप देखोगे पिछले लगभग 3-4 महीने से तो 5720 5780 पे मल्टीपल सपोर्ट लिए हैं, और 2 दिन से यहाँ पे लगभग 25-26 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। जो इसका हर्डल था 5950 5980 उसको डिसाइसिवली पार करके, तो मेरे हिसाब से थोड़ा और मूव रहना चाहिए। 5950 को सपोर्ट बना के ऊपर में 6230 तक के अपसाइड ब्रिटानिया में देखे जा सकते हैं। राइट, तो चलिए यहाँ पर ब्रिटानिया रखते हैं नज़र। पिछले 1 महीने में थोड़े से मूव ज़रूर आए हैं, लगभग 5% का इसने आउट परफॉर्मेंस दिखाया, बट इसी के साथ साथ एक डिफेंसिव प्ले भी इसको चंदन मान रहे हैं। बट एक बार महेश, आपकी भी राय ब्रिटानिया पे लेना चाहेंगे, क्योंकि देखिए बड़े बदलाव ज़रूर हुए हैं यहाँ पे। हर्षित हरगवे, इसके बारे में, इस नाम के बारे में हमने बहुत चर्चा की है, कैसे उन्होंने बिरला ओपस में किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन कह लीजिए या फिर ग्रोथ कह लीजिए वो लाया है। अब ब्रिटानिया का कार्यभार संभालते हुए कहीं ना कहीं नए अपॉइंटमेंट्स जो हो रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं ब्रिटानिया को, और इन स्तरों पे स्टॉक प्राइस और वैल्यूएशन के लिहाज से क्या व्यू रखते हैं? तो सृष्टि, आई थिंक एलिवेशन हैज बीन इज एन एनकरेजिंग साइन, क्योंकि आई थिंक एक अच्छा नाम है जो ब्रिटानिया के साथ जुड़ रहा है, और इसलिए आई थिंक ओवरऑल स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से और हाउ बिजनेस इज एक्सपेक्ट टू बी टेकन फॉरवर्ड, इसमें एक अच्छी वृद्धि हो सकती है। दूसरा, आई थिंक ऑन द कोर बिजनेस इटसेल्फ, अगर आप कोर प्रोडक्ट्स देखें जो नए एसकेयूज ब्रिटानिया इंट्रोड्यूस कर रही है फ्रॉम एन इनोवेशन पर्सपेक्टिव, आई थिंक इट्स वेल एक्सेप्टेड बाय द मार्केट्स, और ये अलग अलग एसकेयू स्पेसिफिकली पोस्ट जीएसटी रैशनलाइजेशन एक वॉल्यूम को सहारा देंगे। दूसरा, आई थिंक इनका जो डेयरी बिजनेस और अदर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, यहाँ पे भी आई थिंक एक सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन वॉल्यूम वाइज हम देख रहे हैं, क्योंकि इनपुट कॉस्ट काफी स्टेबल हुई है पूरे क्षेत्र के लिए। कहीं ना कहीं आई थिंक मार्जिन्स में एक स्टेबिलिटी और सुधार दोनों देखा जा सकता है, विच ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट ऑफ वैल्यूएशन। सो ऑब्वियसली आई थिंक विद इम्प्रूव्ड बिजनेस डायनेमिक्स, जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है या फ्री कैश फ्लोज हैं, यहाँ पे वृद्धि देखी जा सकती है इंक्रीमेंटली इम्प्रूविंग ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, जो बहुत पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट होगा रिटर्न रेशियोज में। बट वैल्यूएशंस फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डिविएशन पर्सपेक्टिव ऑन अ 3 और 5 ईयर मीन हैव ऑलवेज बीन एक्सपेंसिव फॉर द सेक्टर एज अ होल, और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक जिनके पास ये स्टॉक है बिल्कुल बने रहना चाहिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स माइट एक्चुअली improve as far as discretionary spending are concerned, or coffee leadership stocks including the likes of Britannia should probably feel the positive impact of all this. तो चलिए ब्रिटानिया यहाँ पर आपके लिए फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही व्यू लेते हुए, टेक्निकल फ्रंट पे भी चंदन का पॉजिटिव व्यू है और कई सारे फैक्टर्स जो हैं प्ले में हैं पॉजिटिव ही हैं, वो महेश ने आपके लिए हाईलाइट किए। बट इस बीच एक बार प्रदीप, ओवरऑल आप एफएमसीजी बास्केट पर भी अपना व्यू देखिए ब्रिटानिया से रिलेटेड तो एक न्यूज़ फ्लो है जो कि हमने डिस्कस किया, बट ऐसे बाजार में मैं देख पा रही हूँ टाटा कंज्यूमर्स,
1% की तेज़ी यहाँ पर है। मैरिको यहाँ पर 1% की तेज़ी है। गोदरेज कंज्यूमर्स 1.5% का उछाल दिखा रहा है। साथ ही ब्रिटानिया, नेस्ले जैसे काउंटर्स भी अपमूव दिखा रहे हैं। देखिए, बीट एंड डाउन नेम्स तो हैं ही, क्योंकि कहीं ना कहीं वैल्यूएशन के रिलेटेड भी कंसर्न्स थे, ग्रोथ भी इतनी एक्साइटिंग नहीं रही, खासतौर से जीएसटी कटौती के बाद भी। एक बार प्रदीप, कोई स्टॉक जो कि आपको पसंद आ रहा है इस पूरे बास्केट से? कि ज्यादा तो पसंद मेरा ब्रिटानिया ही है। बाकी मुझे लगता है कि मैरिको का चार्ट भी बहुत बढ़िया है। मैरिको को भी हम देख सकते हैं, अभी 746 के आसपास का प्राइस है, लगातार एक हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा है। मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, और आपको और भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 to 20% अपसाइड मोमेंटम शॉर्ट टाइम में, नेक्स्ट 2 क्वार्टर अगर हम टाइम देते हैं, आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लगातार स्टॉक नीचे नहीं आ रहा है। इनफैक्ट अगर हम रिसेंट सपोर्ट के भी बात करते हैं तो मुझे लगता है कि 710 एंड 705 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आपको यहाँ पे फर्स्ट टारगेट आएगा ऑलमोस्ट 975 एंड सेकंड मुझे लगता है कि 850 ऑन द वे होल्ड करना चाहिए मैरी को। होल्ड करने की सलाह यहाँ पर एफएमसीजी से, और ब्रिटानिया तो आपको पसंद है ही। और एक और स्टॉक है आज जो काफ़ी गिरावट दिखा रहा है, इटर्नल। 3% से ज़्यादा की गिरावट है, डेरिवेटिव का स्टॉक है, और यहाँ पे कुछ लॉन्ग अनवाइंडिंग भी होते दिख रहे हैं। चंदन जी, इटर्नल को लेकर क्या राय है सर? कि इटर्नल की आप यदि बात करें तो इटर्नल पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। इनफैक्ट पिछले 9 वीक से इसका जो ऑल टाइम था 368 वहां से कनेक्ट होकर 280 तक गया है। तो एक बार के लिए तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है यदि आप वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बट ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि नीचे के लेवल पे अक्यूमुलेट करना चाहिए। तो एज ऑफ नाउ मेरा ऐसा मानना है कि 270 275 एक मेजर सपोर्ट का काम करना चाहिए, और वो सपोर्ट वहां से टर्न लेता है तो एक बार के लिए 313 का लेवल बनेगा, और 313 निकलता है तो मेरे हिसाब से फिर मेजर ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा ऊपर में 350-60 तक के टारगेट के लिए। तो उस हिसाब से इसको बार्गेन बाइंग और एक्यूमुलेशन के लिए यूज किया जा सकता है लोअर लेवल पे। और बार्गेन बाइंग करें, 270 275 सपोर्ट लेवल दिखता है। उन लेवल्स के आसपास अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा लेवल होगा, और आने वाले समय में वेट कर सकते हैं पोजिशनली, तो 350 तक की भी संभावनाएं बनती है। तो बाय ऑन डिप्स के साथ यहाँ पर काम करें। एक्सिस बैंक आज ये भी काफ़ी कमज़ोर है, 2.5% गिर गया है। न्यूट्रल रेटिंग थी सिटी की। एक्सिस बैंक पर क्या राय बन रही है? तेजस जी, आप बताइए। में हमने देखा कि पिछले 3 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद आज एक भारी गिरावट आई है। इसका जो अभी इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है वो है 1235 के करीबन। 1235 का लेवल एक अहम लेवल रहेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो एक मुझे लग रहा है 3 से 4% की गिरावट आ सकती है एक्सिस बैंक में। तो ये और गिरावट की संभावना यहाँ पर बन रही है एक्सिस बैंक को लेकर। एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट, आज यहाँ पर अच्छी तेजी है। एवेन्यू सुपरमार्ट को लेकर मयूरेश जी आपसे राय लेंगे, क्या लग रहा है? यहाँ आज अच्छी तेजी दिख रही है, ओवरऑल फंडामेंटली कैसा दिख रहा है ये? नहीं, पिछले तिमाही के नंबर्स विश्वमोहन जी आई थिंक थोड़े बेटर थे रिलेटिवली, और अगेन आई थिंक इनका जो बिजनेस मॉडल है आई थिंक एक वेल लेड आउट मॉडल है। खुद के स्टोर्स ऑपरेट करते हैं, जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज हैं, कॉस्ट पर स्क्वायर फीट, रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट, इनकी जो वर्किंग कैपिटल की एक बहुत स्ट्रिक्ट मुहिम रहती है, मैं कह सकता हूँ। तो आई थिंक दैट इज successfully carried on the balance sheet. However, I think for various reasons, because of discretionary spending जो कम हो चुकी थी, उसके वजह से I think इनके बैलेंस शीट पे जरूर मार पड़ा था। बट अगेन मेरे ओपिनियन में I think as discretionary spending starts coming back काफी स्ट्रांगली सेकंड हाफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका जरूर देखा जाएगा। हालांकि जैसे मैं एफएमसीजी के लिए भी बात कर रहा था, आई थिंक दिस स्टॉक हैज रिमेन्ड एक्सपेंसिव, विल रिमेन एक्सपेंसिव और कंटिन्यू टू रिमेन एक्सपेंसिव। यानी कल आज और कल की स्टॉक भी है जहां पे स्टॉक का शायद थोड़ा महंगा ही रहे। तो जिनके पास बने रह सकते हैं, आई थिंक द डायनामिक्स विल इंप्रूव। बट आई थिंक एज अ कॉन्स्ट्रक्ट विद इन दिस स्पेस, विशाल मेगा मार्ट इज समथिंग दैट वी लाइक, क्योंकि हमें लगता है आई थिंक वहाँ पे जो ग्रोथ लीवर्स हैं वो सिग्निफिकेंटली बेटर हो सकते हैं। ऑपरेटिंग आउट ऑफ टियर 2 टियर 3 सिटीज, एफएमसीजी, अपैरल, अदर एफएमसीजी का एक मिक्स है विशाल मेगा मार्ट के पास। वैल्यूएशंस बहुत महंगे नहीं है, ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि बहुत चीप है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक ऑन अ कंपैरेटिव चेक हमें लगता है आई थिंक विशाल मेगा मार्ट कैन डू बेटर फ्रॉम अ बैलेंस शीट पर्सपेक्टिव।
न्यू सुपर मार्ट्स को लेकर एक अच्छे से बेहतर तरीके से आपने राय दे दी है। एस्ट्रल को देखिए आज कमजोर दिख रहा है, लेकिन अभी भी अपने 200 डीएमए के करीब है, 1417 का 200 डीएमए है। चंदन जी, एस्ट्रल पर एक राय दीजिएगा, 1420 के आसपास है, बिल्कुल 200 डीएमए के आसपास ही खड़ा है। क्या लग रहा है सर, क्या करना चाहिए यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए एस्ट्रल की हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखें तो ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली देखने को मिली, अब कहीं ना कहीं सपोर्ट बेस्ड बाइंग हो रही है। हालांकि मोमेंटम मिसिंग है, एक रेंज बाउंड बायस देख रही है पिछले लगभग 8-9 महीने से, जहां पे डिक्लाइंस पे सपोर्ट इंटेक्ट है, फॉलोअप नहीं है। तो हमें रेंज बाउंड बायस के हिसाब से इस काउंटर को देखना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ 1390 सपोर्ट है और सपोर्ट से एक बार के लिए शायद 1480 1490 तक के स्विंग बन जाए। ऑलराइट, तो चलिए एस्ट्रल पे जो है कहीं ना कहीं निचले स्तरों पे थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है, उसको हम ज़रूर ट्रैक करते हैं। बट इस बीच देखिए हम लगातार केमिकल काउंटर्स पे चर्चा कर रहे थे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, और आप देखिए NSE 500 में केमिकल काउंटर्स एंड केमिकल बास्केट ही सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। चंबल फर्टिलाइजर्स यहाँ पर लगभग 3.5% की तेज़ी है, RCF 3% मूव होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं नेशनल फर्टिलाइजर की बात करें तो अब 3.5% का उछाल ये काउंटर्स दिखा रहे हैं। डे हाई पे लगभग सभी स्टॉक्स आपको दिखेंगे। बट हम आपको ये भी बता दें कि देखिए केमिकल बास्केट जो है आमतौर पे बेहद वॉलेटाइल रहता है, दोनों ही साइड के जो मूव्स रहते हैं वो काफ़ी बड़े रहते हैं, और हाल फिलहाल इन काउंटर्स की जम के पिटाई भी हुई है, तो कहीं ना कहीं एक निचले स्तरों से रीबाउंड तो ज़रूर है। बट एक बार चंदन आप ही राय दीजिए, केमिकल काउंटर्स में क्या करना चाहिए? कोई स्टॉक जो कि आपको खास तौर से फिलहाल पसंद आ रहा हो? देखिए केमिकल काउंटर में आप बात करें तो SRF पिछले कुछ दिनों से होल्ड कर रहा है। UPL में भी एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बना है, भले यहाँ पे मूवमेंट नहीं है बट कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेटअप बन रहा है। तो मैं SRF की बात करूं तो यहाँ पे एक राइजिंग सपोर्ट शिफ्ट हो रहे हैं। पहले जो इसके हर्डल होते थे 2950, अब वो हायर बेस बना रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 2950 इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे काम करना चाहिए, ऊपर में लगभग 3100 तक के टारगेट के लिए। UPL की भी बात करें तो थोड़ा सा बुलिश स्टेंस यहाँ पे लग रहा है, एक पोलन फ्लेग जैसा प्राइस बिहेवियर डेली एंड द वीकली चार्ट में बन रहा है। तो यहाँ पे 770 का डिसाइसिव होल्ड चाहिए, वो होल्ड बना तो यहाँ पे 800 तक के मूव बनेंगे। बट एज ऑफ नाउ कंसोलिडेशन हो रहा है, बट बाय ऑन डिक्लाइन का व्यू इंटेक्ट रहेगा। 745 के सपोर्ट से 800 तक के अपसाइड यहाँ पे साधने चाहिए। 770 के ऊपर होल्ड करे तो व्यू थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन दे देगा। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर कुछ काउंटर्स पर नज़र ज़रूर रखेंगे। और UPL देखिए, इसके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी। यहाँ पर स्टॉक में कल लगभग 2 से 3% की तेज़ी थी, आज थोड़े निचले स्तरों पे मिल रहा है, तो मौके हैं, ऐसा चंदन का मानना है। इसी के साथ GSFC जैसे स्टॉक्स भी केमिकल बास्केट में अच्छा मूव दिखा रहे हैं। रैलिस ले लीजिए, ये कुछ स्टॉक्स ज़रूर हैं जो कि थोड़े बहुत अच्छे मूव्स दिखा रहे हैं। एक बार टायर काउंटर्स पर भी व्यू लेंगे, क्योंकि आज फिर से कुछ एक चुनिंदा टायर काउंटर्स में अच्छा जोश है, तो चलिए उनको रेडार पे ज़रूर रखते हैं। पर आइए इस बीच स्वागत हमारे एक और ख़ास मेहमान का भी करते हैं। हमारे साथ अब अमोल अठावले भी जुड़ चुके हैं। अमोल, बहुत बहुत स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पे। सबसे पहले तो अपनी स्टॉक कॉल्स ही दे दीजिए अमोल, क्योंकि देखिए बाजार तो थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग के मूड में लग रहे हैं, थोड़ी गिरावट हावी ज़रूर हो रही है, बट आपकी नज़र कोई किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। आई थिंक मार्केट ने कल का ही फॉर्मेशन कैरी किया है, मेक और ब्रेक लेवल पे। अगर यहाँ पे करेक्शन और या कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक होता है जो अराउंड 2550 के नीचे, तो मार्केट का टेक्सचर बदल सकता है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडेक्स स्टॉक पे ही फोकस, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा मिड कैप में अभी भी कंफर्मेशन पेंडिंग है। तो भारतीय एयरटेल के साथ जाना चाहूंगा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 2095 के आसपास है, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 2150 2170 के, और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 2055 का। और दूसरा बजाज फाइनेंस के साथ जाना चाहूंगा, ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, 1008 के आसपास है। पोजिशनली मुझे लगता है कि ये 1050 तक ये अपना पोटेंशियल अप मूव कंटिन्यू कर सकता है, और 990 उसका स्टॉप लॉस लेवल रहेगा। एक डिसेंट करेक्शन के बाद स्टॉक में रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ था, हालांकि आज सुबह से थोड़ा सा दबाव में जरूर है, बट जो ब्रॉडर सेटअप है वो अभी भी पॉजिटिव साइड पे है, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है।
ऑलराइट, तो भारतीय एयरटेल और बजाज फाइनेंस ये दोनों ही दिग्गज पर अमूल का पॉजिटिव व्यू आप देख भी सकते हैं कि भारतीय एयरटेल में आज एक काफ़ी अच्छा मूव है, स्टॉक होल्ड भी कर रहा है और बजाज फाइनेंस भी जो है यहाँ पर आप ध्यान में ज़रूर रखें। पर इस बीच एक्सिस बैंक की जो गिरावट है वो गहराती हुई लगभग 3% की कमज़ोरी जो है यहाँ पर स्टॉक दिखा रहा है और रिकवरी के भी कोई संकेत नहीं है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसर्निंग ज़रूर है। एक बार राय BHEL पर भी लेना चाहेंगे क्योंकि देखिए हाल फिलहाल ये काउंटर थोड़ा अपमूव ज़रूर दिखा रहा था। चंदन, एक बार आपका व्यू BHEL पे, क्योंकि अगर हम देखें तो बहुत एक्साइटिंग मूव्स तो नहीं है, बट जी हाँ, स्टॉक अपने फ्राइडे के लोस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या मायने हैं इसके? BHEL एक रेंज बाउंड बायस दिखा रहा है। लास्ट वीक में रिकवरी हुई थी, अभी फॉलो अप नहीं है। 2 दिन से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, बट मल्टीपल सपोर्ट है वो 270 के आसपास है। मेरा मानना है 270 से लेके 290 एक ट्रेडिंग बैंड रहेगा। हमें इस ट्रेडिंग बैंड में कामकाज करना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए BHEL पर रखते हैं नज़र। थोड़ा सा रेंज बाउंड ज़रूर हो रहा है, कहीं ना कहीं देखते हैं कि इस रेंज को तोड़ता है या फिर बड़े मूव्स दिखाता है, ये देखना ध्यान में ज़रूर रखेंगे। पर BSE पर भी फिर से प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है। प्रदीप, एक बार क्विक चेक BSE पे, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए 1-2 दिन का मोमेंटम ज़रूर था पर फिर से फिजल आउट होते हुए, और मैं देख पा रही हूँ कि स्टॉक कहीं ना कहीं अपने 10 दिसंबर के लोस को तोड़ने की कोशिश में है। अच्छा, शायद प्रदीप अब हमारे साथ नहीं है शो में। एक बार अमोल आप ही राय दे दीजिए BSE पे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं 3000 से फिर से रिजेक्शन फेस किया और स्टॉक अब 2600 को तोड़ के नीचे निकलने की तैयारी में है। क्या व्यू रखते हैं यहाँ पे? आई थिंक शॉर्ट टर्म में अगर मैं देखता हूँ तो सेल ऑन रैलीज वाला ही सेटअप डेवलप होते हुए देखने को मिला है। उससे पहले अगर मैं देखता हूँ तो बाइंग ऑन डिप्स का सेटअप था, वो काफी दिन तक चला और काफी प्रॉमिसिंग मूव्स उसमें देखने को मिले थे। बट ये जो 2 या 4 दिन में जो सेटअप चेंज हुआ है, लोअर टॉप फॉर्मेशन हुआ है और उसको सस्टेन भी किया है, और ये मंथ में, ये सीरीज में अगर हम देखें तो 8% तक के करेक्शन BSE में देखने को मिले। मुझे लगता है कि अगर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ट के हिसाब से देखो तो 2700 का एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। जब तक उसके नीचे ट्रेड हो रहा है स्टॉक, ये वीक सेटअप बना रहेगा। ऑन द लोअर साइड कहीं ना कहीं ये 2550, इनफैक्ट अगर मार्केट में करेक्शन और बढ़ा तो 2500 की तरफ भी ये स्टॉक ट्रेड होता हुआ हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। ओके, तो BSE को लेकर ये राय आपकी तरफ से आ रही है। चलिए कुछ और स्टॉक्स, मेटल्स पर राय लेते हैं। मेटल्स आज काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है। तमाम मेटल्स आज गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। हिंदुस्तान कॉपर सबसे ज़्यादा करीब 3% टूट चुका है, ये लोग चले भी काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा नाल्को, जिंदल स्टील, NMDC, JSW स्टील सब भी 1 से 2% कमज़ोर दिख रहे हैं। ओवरऑल मेटल को लेकर मयूरेश जी आपकी राय क्या है? एक इक्वल वेट का व्यू है, क्योंकि जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वहां पे थोड़ा एक स्टेबिलिटी देखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। प्राइसिंग में थोड़ी इंप्रूवमेंट देखी गई है स्पेसिफिकली फेरस प्लेयर्स के लिए, यानी जो स्टील बनाते हैं, वो HRC प्राइसेस हो, CRC प्राइसेस हो। इनपुट कॉस्ट थोड़े बेहतर हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस देयर एज वेल। और इसलिए आई थिंक जो इंडियन बेस्ड ऑपरेशंस रहेंगी, यहाँ पे जो रिपोर्टेड एबिटा पर टन रहेगा स्टील कंपनीज के लिए बेहतर रहेगा। ऑब्वियसली आई थिंक नॉन फेरस प्लेयर्स, हिंदुस्तान जिंक की अगर हम बात करें, एक बहुत डिवर्सिफाइड प्ले है। जिंक की प्राइसेस, कॉपर प्राइसेस, सिल्वर प्राइसेस, और ऑब्वियसली ट्रेडिंग एट एलिवेटेड लेवल्स, जिसका फायदा इनके बैलेंस शीट पे जरूर होगा। बट कितना सस्टेनेबल है ये प्राइस मूव, ये अल्टीमेटली डिमांड पे निर्भर करता है। तो डोमेस्टिक ऑपरेशंस विल रिमेन स्ट्रांग, इसलिए डोमेस्टिक प्लेयर्स पे फोकस करें। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्लेयर्स हैं, अभी भी मुझे लगता है चाइना का जो डिमांड सप्लाई डायनामिक्स है, वो इम्बैलेंस अभी भी काफी वॉलेटाइल रह सकता है, जो LME प्राइसेस पे प्ले आउट कर सकता है, अल्टीमेटली रिफ्लेक्टिंग इन टर्म्स ऑफ वॉलेटाइल P&Ls जो रिपोर्ट हो सकती है एटलीस्ट ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स। इसलिए डोमेस्टिक प्लेयर्स पे फोकस करें। मुझे लगता है आई थिंक डोमेस्टिक प्लेयर्स कैन फेयर रिलेटिवली स्पेस। ओके, तो ये रहा है मेटल्स को लेकर। आज IT भी काफ़ी कमज़ोर दिख रहे हैं। ज़्यादातर IT कंपनियां आज गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहे हैं, जिसमें एम्फैसिस, इन्फोसिस, पर्सिस्टेंट, ये सब 1 से 1.5% से ज़्यादा कमज़ोर दिख रहे हैं। यहाँ पर क्या राय है चंदन जी IT स्टॉक्स को लेकर? यहाँ से कुछ टॉपिक ट्रेड्स निकल कर आ रहे हैं क्या? देखिए, निफ्टी IT ने पिछले कुछ दिनों में रिकवरी दी थी, बट वापस अब एक रेंज बाउंड बायस देखने को मिल रहा है।
आप देखोगे कि टीसीएस जैसे दिग्गज काउंटर है वो एक दायरे में वापस फंसे हैं। इन्फोसिस में भी पिछले 5-6 दिनों से सेम ट्रेडिंग रेंज में कामकाज हो रहा है। उसी तरह का बिहेवियर बाकी सब नाम में देखा जा रहा है। बट यस, फिर भी कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक पे हमारा फोकस रहेगा। मानना है कि रिकवरी होगी तो वहां पे होगी। टेक महिंद्रा को मौजूदा लेवल से देखें तो लगभग 1545 के सपोर्ट से ऊपर में 1615 तक के स्विंग बनने चाहिए। तो इस पूरे पिक में टेक महिंद्रा को सिलेक्ट किया जा सकता है विद द व्यू कि यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस बनेगा वंस कंसोलिडेशन गेट्स ओवर इन द आईटी पिक। तो 40-45 रुपए की तेजी यहाँ से आपको लग रही है। टेक महिंद्रा आपकी फेवरेट पिक है आईटी में। आज रियल एस्टेट फिर से कमजोर दिख रहा है। अनंत राज देखिए 1.5% की गिरावट यहाँ पे है। ब्रिगेड, प्रेस्टीज, शोभा और गोदरेज प्रॉपर्टीज और डीएलएफ, ये तमाम स्टॉक से आज कमजोर दिख रहे हैं। गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन 1 से 1.5% तक की गिरावट तो दिख ही रही है। एक राय अमोल जी आप बताइए, रियल एस्टेट में आपकी पिक क्या है? यहाँ से गिरावट में क्या सलाह दे रहे हैं? आई थिंक जो पोजिशनल सेटअप है वो अभी भी वीक जोन पे है। एक ही हुआ है कि शॉर्ट टर्म में अगर मैं मोमेंटम इंडिकेटर्स को देख रहा हूँ तो वो काफी ओवरसोल्ड हो चुका है। मार्केट अगर रिवर्स होता है तो जिनको कॉन्ट्रा बेट्स लेने तो आई थिंक डीएलएफ के ऊपर ध्यान जरूर रहेगा। एक तो रिवर्सल अच्छा हुआ है, एक करेक्शन के बाद लेवल्स भी अच्छे हैं, 692 700 के पास ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। जो इंतजार रहेगा वो रिवर्सल फॉर्मेशन का रहेगा। 697 अगर ये क्रॉस कर देता है तो मुझे लगता है एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। बाउंस बैक ही है जो ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं 715 720 तक जाने के चांसेस रखता है। और अगर मैं वीक साइड पे देखता हूँ तो 680 एक प्रॉमिसिंग सपोर्ट जोन है। 680 685 वो अगर ब्रेक होता है तो मुझे लगता है ये वीक सेंटीमेंट आने वाले दिनों में और बढ़ने के चांसेस डीएलएफ में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए तो ये राय है। कुछ और स्टॉक्स देखिए, आज सुप्रीम इंडस्ट्रीज काफ़ी अच्छे लॉन्ग एडिशंस देखने को मिल रहे हैं। आप बताइए प्रदीप जी, सुप्रीम इंडस्ट्रीज को लेकर 2.5% से ज़्यादा की तेजी है, क्या लग रहा है यहाँ पर? ओके, तो प्रदीप जी नहीं है हमारे साथ। अमोल जी आपसे ही राय ले लेता हूँ, सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर 2.5% से ज़्यादा की तेजी दिख रही है। जी, बाउंस बैक ही है और वो कंटिन्यू रहने के चांसेस है। मोमेंटम को जिनको चेस करना है उनकी या फिर जिनके पास है उनके लिए 3330 का एक ट्रेल स्टॉप लॉस रहेगा। ये अगर मेंटेन होता है तो स्टॉक में जो बाउंस बैक चल रहा है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। बड़ा सेटअप अभी भी वीक साइड पे, ये बहुत बड़ा करेक्शन हो चुका है स्टॉक में, तो एक रूटीन बाउंस बैक जिसको बोल सकते हैं वो फॉर्मेशन दिख के आ रहा है। ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं इसका एक्सटेंशन अगर होता है अप मूव का तो 3420 और 3480 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। आज बीएससी भी काफी कमजोर है, यहाँ पर भी शॉर्ट्स बिल्ड होते दिख रहे हैं। इसके अलावा सीडीएसएल, ये यहाँ पर भी शॉर्ट्स पोजीशन बनते दिख रहे हैं। सीडीएसएल और बीएससी को लेकर क्या राय है मयूरेश जी? नहीं, थोड़े आई थिंक अभी वो कंसोलिडेट होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि आई थिंक जो एक मार्केट रेगुलेटर के मूव्स रहे एक्सपायरीज को लेके वो ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म प्लेयर जैसे बीएससी पे काम एक इम्पैक्ट लाएंगे। हाउएवर आई थिंक फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चरल प्ले आज अंडर पेनिट्रेशन काफी स्टार्क है। ओनली 4.5% ऑफ द इन्वेस्टिंग पॉपुलेशन के पास डीमैट खाते भी हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जैसे पेनिट्रेशन बढ़ेगा, जैसे इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी टुवर्ड्स मार्केट्स ऑर्गेनाइज्ड वे में, ऑब्वियसली आई थिंक एक इम्पैक्ट आने वाला है पॉजिटिव दृष्टिकोण से डीमैट खातों में, इन्वेस्टमेंट्स पे, ट्रेडिंग पे। और इसलिए आई थिंक एक जो पूरा इकोसिस्टम है ओवर अ लॉन्गर टर्म शुड कंटिन्यू डूइंग वेल। हालांकि ये जो शॉर्ट टर्म मूव्स हैं एक्सपायरीज को लेके, जो थोड़ा हम स्टैग्नेशन देख रहे हैं फिलहाल मार्केट्स को लेके, कहीं ना कहीं आई थिंक एक इम्पैक्ट लाएगा। तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये दोनों स्टॉक कंसोलिडेट होने चाहिए, बट लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरीज बिल्कुल बनेंगे कैपिटल मार्केट से। ऑलराइट, तो चलिए ये कैपिटल मार्केट प्लेस थोड़े से कंसोलिडेट होने चाहिए नियर टू मीडियम टर्म में, बट लॉन्ग टर्म बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऐसा महेश का मानना है। महेश, इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने समय निकाला और तमाम काउंटर्स पे अपनी राय दी। और देखिए जो केमिकल बास्केट में आपने काउंटर्स हाईलाइट किए थे, किस तरीके से वो बेहतरीन मूव्स भी दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है आपको बताने का कि ऑप्शन में क्या होनी चाहिए आपकी कमाई की रणनीति। रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का।
तो आज के ऑप्शन के चैंपियन की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ला जी ये सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या होनी चाहिए ऑप्शन सेगमेंट में रणनीति? शुक्रवार सृष्टि जी, तो आज के ऑप्शन की रणनीति के लिए हमने मेरिको को चुना है। आज हम सुबह से देख रहे हैं कि एफएमसीजी स्पेस में एक आउट परफॉर्मेंस नजर आ रहा है, लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिल रही है। तो मेरिको में भी हमें कप हैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है डेली के चार्ट पर, और इसमें जो ब्रेक थ्रू आना था वो आ चुका है। और अभी ये स्टॉक अभी सभी अपने मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। ओवरऑल जो मोमेंटम है वो अपसाइड का दिखाई दे रहा है। तो हमें 750 के ऑप्शन को बाय करना है, जो कि हमें 10 रुपए के आसपास मिल जाएगा। इसमें हमारे जो टारगेट है वो 18 रुपीज़ के हैं। स्टॉप लॉस हमें 6 रुपीज़ का मेंटेन करके चलना है। तो लॉट साइज को देखते हुए जो मैक्सिमम रिस्क बन रहा है वो है 4800 रुपीज़ का, और अगर हमारे टारगेट अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 9600 रुपीज़ का। राइट, तो चलिए मैरिको यहाँ पर आप ऑप्शंस के जरिए भी खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर 750 की कॉल ऑप्शन 10 रुपये पे आप खरीद सकते हैं। दिसंबर सीरीज़ की 18 रुपये इसका होगा टारगेट, 6 रुपये का आपको स्टॉप लॉस बना के रखना है। लक्ष्मीकांत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज ये ऑप्शन की रणनीति हमारे दर्शकों के लिए लाने के लिए। पर हम आपको ये भी बता दें कि एफएनओ सेगमेंट बेहद रिस्की है। यहाँ पर 10 में से 9 लोगों को नुकसान ही होता है, और ऑन एन एवरेज जो नुकसान है लगभग 1 लाख रुपए का होता है। तो इसको ध्यान में ही रखकर आप ट्रेड लें अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो। पर चलिए एक बार फिर से बाजार पे लौटते हैं। एक की रिकवरी का अटेम्प्ट निफ्टी और निफ्टी बैंक में सस्टेन होता है या नहीं ये देखना होगा, बट कुछ काउंटर्स अच्छा मूव ज़रूर दिखा रहे हैं। जिसमें अगर सबसे पहले बात करें बजाज ऑटो की, तो निचले स्तरों से रिकवर हुआ है वो काउंटर। वहाँ पर जो है हल्की बढ़त आप देख सकते हैं। इंटरग्लोब एविएशन हल्का मूव हुआ है, और तमाम फार्मा काउंटर्स में भी आज डिसेंट एक्शन बोलेंगे। देखिए एक तरफ जहाँ पर बाजार में गिरावट है, दूसरी तरफ एक उसका बड़ा फैक्टर रुपए में कमज़ोरी भी है। अब जब रुपए में कमज़ोरी आती है तो कुछ एक सेक्टर्स का इसका बेनिफिट होना हम जो है लगा सकते हैं, जिसमें कि आईटी, फार्मा, तो ये तो बेनिफिशरीज होते ही हैं। और वो कंपनीज जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं, जिसमें बजाज ऑटो भी शामिल है, उन कंपनीज को फ़ायदा ज़रूर होता है। एक बार अमोल आपसे राय लेना चाहेंगे फार्मा स्पेस में से कोई स्टॉक जो कि आपको फ़िलहाल पसंद आ रहा हो, क्योंकि मैं देख भी रही थी ग्लेनमार्क फार्मा में पिछले 2 से 3 दिनों में एक अच्छा मूव है। आज जाइडस लाइफ पे एक पॉजिटिव खबर थी, वो स्टॉक देखिए तो लगभग 0.5% की तेजी दिखा रहा है। कोई स्टॉक जो कि आपको फिलहाल इन स्तरों पे अच्छा लग रहा हो? लुपिन का फॉर्मेशन, वैसे तो ग्लेनमार्क का भी फॉर्मेशन अच्छा है। जाइडस थोड़ा सा ओवरसोल्ड है, इसके लिए थोड़ा सा अभी मार्केट कंडीशंस देख के अवॉइड कर रहा हूँ। बट लुपिन का फॉर्मेशन अगर मैं देखता हूँ तो हायर लोस फॉर्मेशन स्टॉक ने मेंटेन रखा है। आज जरूर सुबह से थोड़ा सा दबाव में है, कल भी था, बट ब्रॉडर सेटअप कहीं खराब नहीं हुआ। तो मुझे लगता है 2060 शॉर्ट टर्म के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। वो अगर सस्टेन होता है तो ये बुलिश सेटअप जो है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। ऑन द हायर साइड ये अराउंड 2135 2150 की तरफ पोजिशनली पॉइंट ऑफ व्यू से जाने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। और अगर मैं इंडेक्स में से देखूं तो सिप्ला के एक फॉर्मेशन बेटर है, काफी कंसोलिडेट हो चुका है। रिवर्सल भी काफी प्रॉमिसिंग हुआ है, बट 2 दिन से कंसोलिडेशन में है। मुझे लगता है थोड़ा सा कोई पेशेंस के साथ इसको देख रहा है तो 1480 1490 सपोर्ट ऑन द हायर साइड, 1540 1550 इमीडिएट में शॉर्ट टर्म में टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। ऑलराइट, तो चलिए दो दिग्गज और दोनों ही कंपनीज जो कि आपस में बहुत क्लोजली compete करती हैं, सिप्ला और लुपिन, ये दोनों ही काउंटर्स का जो चार्ट फॉर्मेशन है वो काफ़ी पसंद आ रहा है अमूल को। चलिए इन दोनों ही काउंटर्स पर नज़र ज़रूर रखेंगे। बट अब आगे बढ़ते हैं, और अमूल देखिए आज पूरे एफएमसीजी पैक में काफ़ी अच्छा मूव है। हम सुबह से इसकी चर्चा भी कर रहे थे कैसे एक एक करके, चाहे वो खबरों के लिहाज से हो, चाहे वो 1-2 दिन का हमने मूव देखा हो, कुछ काउंटर्स बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार अमूल गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर भी आप अपनी राय दीजिए, क्योंकि देखिए आज फिर से 2% से ज़्यादा की तेज़ी है ऐसे बाजार में, और मैं देख भी पा रही थी बीते 5 दिनों में 70-80 रुपए का मूव इसने ऑलरेडी दिखा दिया है, वो भी वन साइडेड। क्या लगता है आपको, क्या यहाँ से और ऊपर जाएगा? अभी भी एंट्री ले सकते हैं, या फिर गिवन द नेचर के हाल फिलहाल अंडर परफॉर्मिंग काउंटर रहा है तो किसी को निचले स्तरों से लिया हो तो उससे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए?
आई थिंक ब्रेकआउट फॉर्मेशन है डेली चार्ट्स पे, तो ट्रेल स्टॉप लॉस कर सकते हैं। ट्रेल स्टॉप लॉस का लेवल रहेगा 1175 का। काफी सारी चीजें बदली है 2-3 दिन में। एक तो एक जो रेंज में फंसा हुआ था 1160 और 1120 को, उसको सक्सेसफुली क्लियर किया है। उसके बाद भी बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रखा है स्टॉक ने, और वॉल्यूम एक्टिविटी भी इंक्रीमेंटल देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल सेटअप अच्छा है, इसके लिए ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू किया जा सकता है। ऑन द हायर साइड अगर ये ब्रेकआउट टेक्सचर कंटिन्यू होता है तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक 1220 और 1240 की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। बट ये अगर कहीं 1175 1175 के नीचे अगर ट्रेड होना चालू हो गया तो सेंटीमेंट में चेंज होगा। अदरवाइज ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। ओके, तो बुलिश मोमेंटम आपको लग रहा है कि गोदरेज कंज्यूमर में आगे भी जारी रह सकती है। आज कुछ ऐसे स्टॉक्स ढूंढते हैं निफ्टी 500 से, जहां पे आज फर्टिलाइजर स्टॉक्स को लेकर आपकी क्या राय है सर? आज अच्छी तेजी दिख रही है और वित्त मंत्री की तरफ से भरोसा भी दिया गया है कि सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं है, और उस चिंता में दाम बढ़ने लगे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, पर्याप्त सप्लाई है और इंपोर्ट भी उन्होंने काफ़ी पहले से भी कर रखा है, तो कीमतें भी कंट्रोल में रहेंगी और मार्केट भी एक बैलेंस रहेगी। और उस खबर का फ़ायदा भी मिला है। आज सारे फर्टिलाइजर स्टॉक चल रहे हैं। आरसीएफ देखिए, चंबल फर्टिलाइजर, नेशनल फर्टिलाइजर, तमाम स्टॉक 3 से 4% ऊपर है। क्या राय दे रहे हैं आप अमोल जी? आई थिंक मोमेंटम काफी स्ट्रांग हुआ है शॉर्ट टर्म में। एक तो ओवरसोल्ड हो गए थे, इनके लिए दिक्कत ये है कि ये जब रैलीज है या चंबल है, ये जब मोमेंटम पॉजिटिव साइड का रुक जाता है तो करेक्शन जो आ रहे हैं वो काफी शार्प आ रहे हैं। यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है मोमेंटम को हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो मोमेंटम को चेस किया जा सकता है। उसमें से एक चंबल एक प्रॉमिसिंग लेवल लग रहा है, हालांकि 4% अभी भी ऊपर है स्टॉक। फिर भी अगर किसी को मोमेंटम चेस करना है तो 445 का एक लेवल रहेगा। जब तक उसके ऊपर ये पुल बैक फॉर्मेशन कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका था, तो मुझे लगता है ये बाउंस बैक भी उतना ही शार्प रहेगा। 470 480 के लेवल्स चंबल्स में दिखते आ रहे। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अगर रैलीज की तरफ देखता हूँ तो एक लॉन्ग करेक्शन के बाद स्टॉक ने एक रिवर्सल फॉर्मेशन किया है। इसका फॉर्मेशन पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक ठाक लग रहा है। 263 260 इमीडिएट सपोर्ट जोन रहेगी। ऑन द हायर साइड ये पुल बैक रैली कंटिन्यू रही तो 285 तक पोजिशनली ये रैली करने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। चंबल और रैलिस, ये दो आपकी रडार पर है। आज मोस्ट एक्टिव स्टॉक देखिए, इसमें टाटा स्टील देखिए आज कमजोर दिख रहा है 1.5%, पूरा मेटल पैक ही कमजोर दिख रहा है। टाटा स्टील को लेकर क्या राय बन रही है सर? इस गिरावट के बाद बड़े वॉल्यूम के साथ ये गिरावट दिख रही है, क्या ये गिरावट फर्दर एक्सटेंड हो सकती है क्या? जी, एक आध दिन का करेक्शन शायद देखने को मिल सकता है, बट इट लुक्स लाइक अ रूटीन करेक्शन। एक चीज अच्छी हुई है कि 160 162 से काफी प्रॉमिसिंग रिवर्सल हुआ है। डेली चार्ट्स पे भी सेटअप इंप्रूव हुआ है। वीकली चार्ट्स पे भी अगर मैं देखता हूँ तो सेटअप इंप्रूव हुआ है। 160 से लेके 172 तक एक शार्प रैली हुई थी। आई थिंक उसके ही वजह से थोड़ा सा रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिल सकता है, बट बाइंग ऑन डीप्स एंड सेल एंड रैलीज ये एक सेटअप डेवलप होता हुआ देखने को मिल रहा है टाटा स्टील पे। 168 165 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेंगे। ऑन द हायर साइड मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो 175 180 तक भी ये मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। 165 के नीचे के क्लोजिंग आए तो शायद थोड़ा सा सेंटीमेंट पॉजिटिव साइड का खराब हो सकता है। अदरवाइज सेटअप अच्छा है। ओके, सेटअप अच्छा है। डिप में अभी खरीद सकते हैं। 165 के आसपास का सपोर्ट है, उसके नीचे अगर जाता है तब चिंता है। अदरवाइज यहाँ से 175 और 180 तक भी जाने की संभावना है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, अमोल जी, ये वापस से 300 के नीचे है, क्या बाइंग बनती है? क्या आज भी 1% नीचे है? थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि लोअर टॉप फॉर्मेशन चेंज ही नहीं हो रहा है। कंसिस्टेंटली स्टॉक ने लोअर टॉप फॉर्मेशन मेंटेन रखा है। 315 पे एक टॉप बना था, फिर 305 पे बना था, अभी 300 के आसपास भी सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन डेवलप होते हुए देखने को मिल रहा है और सपोर्ट्स भी टूट रहे हैं। ऑन द हायर साइड 300 का भी सपोर्ट कंफर्टेबली स्टॉक ने ब्रेक किया है। मुझे लगता है ये ही सेटअप कंटिन्यू रहेगा। 300 के ऊपर के क्लोजिंग शायद थोड़ा सा सेंटीमेंट में बदलाव ला सकते हैं। फिलहाल जब तक 300 के नीचे है मुझे लगता है वीक सेंटीमेंट या वीक सेटअप कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ऑलराइट, तो चलिए जियो फाइनेंशियल्स यहाँ पर रखेंगे नज़र। बट आज ऑटो काउंटर्स में थोड़ी सुस्ती ज़रूर है। देखिए, हम लगातार बजाज ऑटो की भी बात कर रहे हैं, बट वहाँ पे भी कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग मूव नहीं है। बट ऑटो एंसिलरी काउंटर्स कुछ जो हैं अच्छा मूव दिखा रहे हैं। मिंडा कॉर्प को देखिए, यहाँ पर लगभग 1.5% की तेज़ी है। जमुना ऑटो डिसेंट मूव दिखा रहा है। एक बार ख़ास तौर से मिंडा कॉर्प पर ही
आप अपनी राय दीजिए, क्योंकि देखिए एक लीडर है कहीं ना कहीं एंसिलरी स्पेस में, कई सारे सेगमेंट्स हैं जहाँ पर लीडरशिप पोजीशन है, कंपनी के फाइनेंशियल्स बेहद स्ट्रॉन्ग है और स्लोली एंड स्टेडली ये स्टॉक अपना समय लेता है, बट ऊपर की ही चाल इसने निर्धारित की हुई है। कोई व्यू यहाँ पर? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर मैं शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म सेटअप देखता हूँ तो काफी प्रॉमिसिंग है। हायर हायर लोस फॉर्मेशन स्टॉक मेंटेन कर रहा है। जब भी करेक्शन का टाइम आ रहा है या तो साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल रहा है या रनअवे करेक्शन या 1 या 2 दिन के ही डिप्स देखने को मिल रहे हैं। सो पोजिशनल सेटअप अच्छा है। शायद इंट्राडे में थोड़ा सा रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिल सकता है। 580 एक रेफरेंस पॉइंट रहेगा, जो भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग की तरफ देख रहे हैं उसके ऊपर ही ये है तो सेटअप बना रहेगा। ऑन द हायर साइड 610 एक इमीडिएट हर्डल जरूर है, बट पोजिशनली मुझे लगता है कि 630 640 के टारगेट्स ओपन होते हुए चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। मिंडा कॉर्प 630 640 तक आपको आते हुए दिख रहा है। पोजिशनल राय यहाँ पर है। सर जाने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दीजिएगा अमोल जी। जी ऑलरेडी हमने आपके चैनल के साथ डिटेल में डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर दोनों शेयर किए हुए हैं। ओके, शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए मार्केट लाइव को ही समेटेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम शुरुआत करेंगे मार्केट एट 10 की, और सबसे पहले देख लेते हैं न्यूज़ हेडलाइन।